मुझे लगता है इस बार का पेपर थोड़ा सा अच्छा आएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो सिलेक्शन के लिए आपको 30% मार्क्स लाने हैं, 30%। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। इलिप्टिकल ऑर्बिट आया तो जितने टूल मैंने पीछे पेज पे लिखे हैं बस उतने बहुत है। कैसा भी बढ़िया ऑसम सवाल आया, हम इसकी पूरी चीज फाड़ करेंगे। अभी आइए क्या क्या टूल लगाने बताओ। एक तो मोमेंटम लगाएंगे, नहीं एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, टूल लगाएंगे। ये पंगे ले चुके हैं वो बहुत बार, इस टाइप के पंगे कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के अबाउट घूम रहा है। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में। तो कैसी चल रही है आपकी जे एडवांस की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी। फोड़ना है भैया इस बार, बवाल मचाना है। 2025 जे एडवांस, ठीक है। मुझे लगता है इस बार का पेपर थोड़ा सा अच्छा आएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। वैसे तो एडवांस का फिजिक्स का पेपर अच्छा ही आता है, लेकिन कंपैरेटिवली जैसा 2024 का पेपर था वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगा था, तो कट ऑफ भी हाई गई थी, है ना। तो इस बार का पेपर आई होप अ लिटिल बिट उससे तो डिफिकल्ट आएगा। अब इस सीरीज में मेरा पहला लेक्चर है। राजवंत सर ने स्टार्टिंग लेक्चर में सारी बात कर ली थी, तो जो भी आपको इस प्रिपरेशन में चीज़ों का ध्यान रखना है वो राजवंत सर ने सारी चीज़ें बताई थी। तो उनमें से मैं एक दो चीज़ें आपसे थोड़ी सी वापस बात शेयर कर लेता हूँ कि भाई सर लगभग सब कुछ आपको बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से हर चीज़ उन्होंने आपको क्लियरिटी से समझाई है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा पहला पॉइंट है कि आपको जो एडवांस के लिए, हालांकि पिछला जो पेपर था वो कंपैरेटिवली आसान था, ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, मैं बोल ही रहा हूं। लेकिन जो मोटा मोटा अगर आप पिछले 5-6 साल का एवरेज निकालेंगे तो सिलेक्शन के लिए आपको 30% मार्क्स लाने हैं, 30%। लगभग लगभग 55% मार्क्स आपको चाहिए अंडर 1000 आने के लिए। लगभग 55 to 60 कह लीजिए, लगभग ये वेरी कर सकता है, ये भी 30 से 33% कह सकते हो। ये सिलेक्शन के लिए है, ये आपका अंडर 1000 रैंक का टारगेट है। और अगर आप लगभग 70 to 75% करते हैं तो अंडर 100 वाली बात होगी, ये बातचीत होगी, ठीक है। पेपर का लेवल जो आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर का लेवल जो रहता है सिंपल सा, वो ये होता है कि भैया 30% इजी। अच्छा, इजी मतलब जेई मेंस जितने इजी नहीं भैया, 2 और 2 4 नहीं आने वाला, 2 और 2 4 जोड़ दिया खत्म बात। इजी मतलब एडवांस के हिसाब से मैं इजी बोल रहा हूं। 40% मॉडरेट और 30% टफ, ये रहता है। ये लगभग लगभग एक एवरेज है, इसमें प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। और 40% तो मतलब सिलेक्शन के लिए आपको इन्हें टारगेट करना होता है, और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इनको टारगेट करना होता है, टॉपर्स बनने के लिए टफ, टी फॉर टॉपर्स एंड टी फॉर टफ, ठीक है। ये जंग आपको लास्ट में लड़नी है, सीधे सीधे हिसाब है। आपको अपनी जंग इस तरह से डिजाइन करनी है, ठीक है। तो आपको किसी भी हाल में डिप्रेस नहीं होना है। मान लीजिए इस तरह की प्रोफाइल के क्वेश्चन कम हो रहे हैं, लेकिन ये दो में आपकी अच्छी पकड़ है, तो भी आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, टॉपर्स में आना है तो आपको ये वाली भी चीजें क्रैक करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? पक्की बात? 100%, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा देखिए, अगर ये 30% ईजी क्यों दिया जाता है ये भी बता देता हूं। देखिए 30% ईजी इसलिए दिया जाता है कि कट ऑफ नेगेटिव में ना चली जाए। भाई सारा ही पेपर अगर वो 100% टफ बना देंगे तो पता चला कि कट ऑफ नेगेटिव में गई, आप पेपर देने नहीं गए, आपको घर से उठा के लेके गए कि अरे आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है ना, कट ऑफ नेगेटिव में जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है उन्हें कट ऑफ भी मेंटेन रखनी है, और कट ऑफ 30% लगभग एक अच्छा फिगर है, ठीक है। ये टफ क्यों देते हैं? क्योंकि रैंक 1 और रैंक 2 के मार्क्स भी सेम नहीं आते। रैंक 1 से लगाकर रैंक 10 में भी बहुत सारे मार्क्स डिफर कर जाते हैं, और रैंक 1 के भी 100% मार्क्स नहीं आने की कोशिश जेई की रहती है कि भैया 100% मार्क्स ना आए उसके। तो ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन भी डालना उनके लिए जरूरी है, ये पोर्शन भी डालना जरूरी है। जेई बहुत शानदार तरीके से डिजाइन करती है कि कट ऑफ नेगेटिव ना जाए, टॉपर्स में भी डिफरेंस हो, रैंक इंप्रूवमेंट सही टैलेंट की हो पाए, तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है। अब मेरे जो लेक्चर्स होंगे मैं उसमें इसका मिक्सचर लूंगा। ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा कम होगा, ये ये एवरेज होगा, और ये थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब ये मेरा रहेगा कि इन सब का कॉम्बो रहेगा
इसको हम थोड़ा सा अ लिटिल बिट कम रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको टारगेट करेंगे तो ये तो हो ही जाएंगे, इनके थ्रू ये कंसेप्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। अगर आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो पेपर में भी आपको पहले इसी को टारगेट करना है। अगर आपका ये हो गया तो आप सेलेक्ट तो हो ही गए। अब जितने क्वेश्चन करोगे उससे आपकी रैंक बढ़ेगी। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में मैं अगेन कुछ चीजें बात कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें मैं कवर करूंगा आज क्वेश्चंस के थ्रू। मैं क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम। तो पहला तो देखिए, हमेशा जो उनका रहता है कि आपके केपलर के लॉस, केपलर्स लॉ, ठीक है, लॉस, इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट आ जाएगा और सर्कुलर ऑर्बिट आ जाएगा। ये मेजर पोर्शन रहता है हमेशा। इसमें जेई क्वेश्चन बहुत दाग चुकी है। इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट ये कवर होगा, सैटेलाइट मोशन वगैरह है, ये मेजर पोर्शन तो यही है, यहीं से हमारा काम शुरू होगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑब्वियसली बात है जेई मेंस में बहुत रेयरली आता है, तो आपकी शायद उस पर प्रैक्टिस ना हो, तो आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, एक बाइनरी स्टार सिस्टम जेई का पसंदीदा है, मैं उस पर भी क्वेश्चन लूंगा। बाइनरी स्टार सिस्टम ये जेई को बहुत पसंद है, तो इस पे भी हम क्वेश्चंस लेंगे, बाइनरी स्टार सिस्टम। और तीसरा है प्लेनेट। प्लेनेट के अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाहर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी वगैरह। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तीन ही पॉइंट्स में पूरे चैप्टर की समरी है। प्लेनेट की बात कर लो तो प्लेनेट में ग्रेविटेशनल प्रेशर हो गया, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो गई, एस्केप वेलोसिटी हो गई, ये सब आ गया। और बाइनरी स्टार सिस्टम एंड दिस। शुरू करें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको मैंने कहा ना स्टार्ट में सारी बातें बता दी गई, तो भी एक दो बातें मैं वापस रिकैप करवाइए। एक चीज और, वीडियो को पॉज करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसका रीजन बहुत क्रिस्टल क्लियर सर ने समझाया था कि भैया आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक एक मिनट कीमती है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, जैसे ही मैं क्वेश्चन लूंगा आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे, अपने आंसर्स निकालेंगे, उसके बाद मुझे प्ले करेंगे बिल्कुल क्लियरिटी से। आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन करता देखेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एडवांस है, सामने दानव खड़ा है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं, पढ़िए क्वेश्चन, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। अ प्लेनेट ऑफ मास m and radius r as shown in figure, a particle is projected from the surface of the planet at an angle theta from radial direction and with velocity equal to orbital velocity of circular orbit at that point. ठीक है, then choose the correct statement. Maximum distance of particle from center of planet is this. Path of particle is ellipse. Time taken by the particle to return to the surface of planet is. Time taken by particle to reach the surface of planet is this. तो आपकी टास्क क्या रहेगी, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन को पॉज करना है। सॉरी, क्वेश्चन को कैसे पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करना है एंड आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं कुछ चीजें यहां बात कर लेता हूं। ठीक है, पहला इलिप्टिकल ऑर्बिट, आपको पता है केपलर का जो लॉ है कि किसी भी स्टार या प्लेनेट के अराउंड, अगर मैं स्टार के अराउंड की बात कर रहा हूं, स्टार के अराउंड बात कर रहा हूं, तो प्लेनेट घूम रहे होंगे और प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहे होंगे। तो जो ऑर्बिट होता है आइदर सर्कुलर होता है और आइदर इलिप्टिकल होता है। तो सर्कुलर की आपको सारी चीजें पता है, मैं फटाक से कुछ चीजें लिख देता हूं। पहला, इसमें इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, क्योंकि मैं इन टूल्स को यूज करने वाला हूं। ये है ए, ये है बी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, ये एपोजी है, ये पेरिजी है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस होती है ए। मैं सारी इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं एक बार, क्योंकि दो बैक टू बैक क्वेश्चन जो आएंगे वो केपलर लॉस पे ही है। तो पहले इसको मैं समझा देता हूं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो आपको पता है कि जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, आपको सीधे सीधे जी एम एम बाई आर स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर करना है। ठीक है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट जी एम बाई आर। इसी पॉइंट से एस्केप वेलोसिटी होती है रूट टू जी एम बाई आर।
ठीक है। उसके बाद में टाइम पीरियड टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम होता है। स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में आपका टाइम पीरियड आ गया ओमेगा का, ऑब्वियसली बात है ओमेगा स्क्वायर बराबर जी एम बाई आर क्यूब आ जाएगा, वो तो टाइम पीरियड है तो अपने पास ये भी है। वेलोसिटी आ गई, ये आ गया। इसके अलावा हाँ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज माइनस जी एम एम बाई 2 आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेरे हिसाब से सबको पता है, माइनस जी एम एम बाई आर। मैं सारे देखिए एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे लेकिन थ्योरी इतनी सी है, तो थ्योरी भी मैं आपके लिए एक हल्की सी रिकैप लिख देता हूं। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए पहला आपका जो टूल होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम L1 बराबर L2, तो उसको लिखते हैं m1 v1, ये वाली डिस्टेंस r1 है, बराबर m v2 r2 या mv परपेंडिकुलर इनटू r। किसी जनरल पॉइंट पे बात करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पे बात करेंगे तो वेलोसिटी, अच्छा एंगुलर मोमेंटम तो लिखना आता ही होगा, बेसिक ऑब्वियसली बात है एंगुलर मोमेंटम। तो किसी जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, यहां यहां इसकी वेलोसिटी इधर है, आपको ये वाला कंपोनेंट लेना है जो आर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वी एंड आर सिर्फ दो ही जगह परपेंडिकुलर होंगे, वी एंड आर सिर्फ दो ही जगह परपेंडिकुलर होंगे, एक तो एपोजी पे एंड पेरीजी पे, खत्म बात। इसके अलावा और कहीं परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो ही जगह परपेंडिकुलर होंगे, फिनिश। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें बहुत सारी बातें कर लूंगा। अगला एक तो ये याद रखना है, एक आपको dA बाई dt बराबर L बाई 2m ध्यान रखना है, ठीक है। रेट ऑफ एरिया स्वैप, ठीक है, एरियल वेलोसिटी वाला लॉ। और उससे एक बहुत शानदार चीज निकल के आती है, एरिया स्वैप बराबर एरिया स्वैप ए बराबर L बाई 2m इंटू टाइम इंटू टी। ये बहुत काम आने वाला टूल है, ध्यान रखिएगा। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हो, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब प्लेनेट को एक जगह से दूसरी जगह कितना टाइम लगेगा, वो सीधे सीधे उसने एरिया कितना स्वैप किया उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये सारा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। प्लस जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो होगी ए प्लस ए, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ए माइनस ए ही होगी, ए माइनस ए ही होगी, ठीक है। एपोजी और पेरीजी वाली ये वाली डिस्टेंस ये ए ही होती है। उसके बाद में आपका ई की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन भी ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। क्लियर? इलिप्स का एरिया भी ध्यान रखना है, कंप्लीट एरिया होता है पाई ए बी। उसके बाद यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो इलिप्स के लिए होता है वो हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई जी एम। यहाँ सेमी आर की जगह सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा वहीं से लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ध्यान रखिएगा, हम इसे डिराइव करते हैं, क्लास में तो डिराइव करते हैं बकायदा, ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करते हैं, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है टोटल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाई 2a। 2a मतलब इन दोनों प्लेनेट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब पूरी मेजर एक्सिस। ये पूरा खाका है जो मैं यूज करूंगा। इज इट क्लियर? पक्की बात 100%। ये है, ये आपका आप पूरा शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आप पूरा के पूरा आगे केपलर्स लॉ पे खेल सकते हैं। इसके अलावा और कोई पंगे नहीं लेना है आपको, सीधा ये सर्कुलर ये एलिप्स, दैट्स ऑल, ठीक है। और सारा एरिया स्वैप्ड भी ध्यान रखिएगा इस लाइन से लेना है हमेशा। जैसे मान लीजिए प्लेनेट ए से बी आ गया, स्मॉल ए लिख देता हूं, या स्मॉल ए भी यूज हो चुका है, तो पी से क्यू आ गया, तो ध्यान रखिएगा एरिया स्वैप ये लेना है, ये सेंटर से नहीं लेना है, वो बहुत एक कॉमन गलती होती है बच्चे की। ये मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूं। तो ये पूरा के पूरा एक आपके पास रिकैप है। इसमें टोटल एनर्जी याद रखिएगा, एलिप्स वाले सवालों में बहुत बढ़िया से आपको बहुत फास्ट कर देगी। एलिप्स वाले सवालों में टोटल एनर्जी डेरिवेशन पे अभी हम जा नहीं रहे, माइनस जी एम एम बाई 2 है। तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं दोबारा, नहीं क्वेश्चन पीछे चला गया, चलिए ये रहा। तो मैं काम करता हूं, इसको इससे पहले लिख देता हूं। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अब आप चाहें तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोला गया है कि यहां से फेंका गया है और उसके बाद जो है इसमें जो नहीं दिया गया मैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये तो ठीक है, ये तो 4 ऑप्शन है, मैं तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन की पूरी चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे पूरा के पूरा।
चलो तो क्वेश्चन शुरू करें। मैं फिर बोल चुका हूं, आपको अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वीडियो पॉज करके। यहां एक पेयर है, ये प्लेनेट है, यहां से आपने इस रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर किसी को वी नॉट स्पीड से फेंका है, ठीक है, ये रहा। अब इसका पाथ कैसा होगा, देखिए इसका जो पाथ होगा ना वो इस तरह से एलिप्स होगा। अब बच्चों को लगता है सर आपको कैसे पता कि एलिप्स होगा? देखिए अगर बाउंडेड मोशन है तो दो ही पाथ होंगे, एलिप्स या सर्कल, बाउंडेड पाथ है तो। ठीक है, आप बोलेंगे सर बाउंडेड कैसे है? जो ये वेलोसिटी दी गई है एस के वेलोसिटी से कम है, आपको ये वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है v नॉट बराबर रूट जी एम बाई आर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इस पॉइंट पर जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, जो मैंने अभी पीछे लिखा है रूट जी एम बाई आर, वो है, और एस के वेलोसिटी होती है रूट टू जी एम बाई आर, तो इसका रूट टू टाइम्स होती है, तो ऑब्वियसली बात है कम है, तो ये बाउंड, तो ये अनबाउंडेड मोशन नहीं करेगा, बाउंडेड करेगा। बाउंडेड में दो ही चॉइस है, सर्कल या इलिप्स। अब सर्कल नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल में वेलोसिटी और सेंटर की लाइन जॉइनिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हर जगह, तो ये एलिप्स हुआ। और ना ये एपोजी है ना पेरिजी है, क्योंकि इन दो पॉइंट पर ही वी और आर परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैं मान लेता हूं ये रहा, ये फोकस है, यहां से ये डिस्टेंस आर है और यहां इसकी वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है। अब आपके पास टूल क्या है? टूल फिक्स है, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैं यहां वैसे लिख भी देता हूं, टूल्स तो आपके फिक्स हैं दोनों में ही। एक टूल बहुत जरूरी है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये तो बहुत जरूरी टूल है, और एनर्जी कंजर्वेशन में मेरे हिसाब से आपको डाउट होगा भी नहीं, पोटेंशियल जी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर, खत्म। चलो तो यहां पहला टूल मैं लगा रहा हूं, यहां पे फर्स्ट मैं ऐसे लिखता चलूंगा, यहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो एम वी आर बराबर यहां लिखो, तो मुझे से वी परपेंडिकुलर लेना है, वी परपेंडिकुलर, तो एम वी नॉट साइन थीटा इंटू आर। यहां से मेरा आ गया वी आर बराबर वी नॉट में वी नॉट की, या चलो वी नॉट की वैल्यू बाद में रख दूंगा, वी नॉट आर साइन थीटा। एक इक्वेशन मेरे पास वी नॉट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, क्लियर, ठीक है। ये पहला टूल है। इलेप्टिकल ऑर्बिट आया तो जितने टूल मैंने पीछे पेज पे लिखे हैं बस उतने बहुत है। कैसा भी बढ़िया ऑसम सवाल आया, हम इसकी पूरी चीरफाड़ करेंगे अभी, आइए सब कुछ चीरफाड़ होगा। सेकंड है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी में मुझे वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं लेना है, पूरी एनर्जी लेनी है, माइनस जी एम एम बाई आर, ये लिखी काइनेटिक, ये लिखी पोटेंशियल, बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं यहां थोड़ी काट छाट कर लेता हूं, वी नॉट की वैल्यू रख देता हूं, हाफ एम से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वी नॉट की वैल्यू है मेरी रूट जी एम बाई आर, तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा जी एम बाई आर। अच्छा मैंने हाफ एम काट दिया दोनों तरफ, माइनस टू जी एम बाई कैपिटल आर, तो वो हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर वी स्क्वायर, मुझे वी नहीं चाहिए तो वी की जगह क्या लिख सकता हूं, वी नॉट आर साइन थीटा बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अच्छा हाफ एम तो काट चुका हूं, माइनस टू जी एम बाई आर, माइनस टू जी एम बाई आर, दैट्स ऑल, क्लियर। क्या आया? थोड़ा एल्शियम, थोड़ा कैल्शियम, थोड़ा पोटेशियम। यहां भी एक काम करते हैं, हम वी नॉट की वैल्यू रख देते हैं, वी नॉट स्क्वायर आ ही रहा है, तो जी एम बाई आर, और अंदर है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, ठीक है। मेरे हिसाब से जी एम भी थ्रू आउट कॉमन आके कट जाएगा, तो बचा क्या, यहां बचा मेरा माइनस वन बाई आर, ठीक है, और वहां बचा मेरा आर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर माइनस वन बाई आर, बस, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं, माइनस टू जी एम बाई आर, सॉरी, मैं इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ी स्लो करता हूं, क्योंकि क्या होता है क्या, मैं कभी कभी कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं होता, कभी कभी मैं कुछ खा जाता हूं बीच में, क्या क्लियर है? डन। एल्शियम ले लीजिए, क्या आने वाला है, आर आर स्क्वायर, एल्शियम ले लिया मैंने, तो यहां आ गया आपका माइनस आर स्क्वायर बराबर यहां आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू आर आर, दैट्स ऑल, बराबर जीरो, ठीक है। एक मिनट,
नहीं बराबर 0 क्यों, अभी तो हमने इधर वो नहीं किया है। ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, आउट कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक बनानी थी, आर स्क्वायर माइनस 2RR प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर के दो रूट्स निकालिए, 2R प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या आ रहा है, आर बराबर यहां से 2 कट गया, यहां से 2R कॉमन आ गया, तो आर प्लस माइनस आर कॉस थीटा। देखिए जब भी आप इलेप्टिकल ऑर्बिट सॉल्व करेंगे आर की दो वैल्यूज आएंगी, जब भी आप इलेप्टिकल ऑर्बिट सॉल्व करेंगे आर की दो वैल्यूज आएंगी, पक्की बात है, ठीक है। वो आपको एपोजी पैरिजी दोनों देगा मैथ्स, ठीक है। तो आपके पास में जो मैक्सिमम डिस्टेंस आई है वो आ गई आर प्लस आर कॉस थीटा, और जो मिनिमम डिस्टेंस आई है वो आ जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। क्लियर, हाँ कहना। अब आप इस आर की वैल्यू रख के V1 और V2 भी निकाल सकते हो, यहां से V1 एंड V2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। वेलोसिटी कैसे, वहां से एक फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो आप वहां पर स्मॉल आर की वैल्यू रखिए बस, तो आपको V1 V2 मिल जाएंगे। क्लियर है मेरी बात। अब उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेनेट इज दिस, सही है, बिल्कुल सही है, ए टिक हो गया। पाथ ऑफ पार्टिकल इज इलिप्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, पाथ पार्टिकल का इलिप्स है, ठीक है। ए और बी तो हो गए। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ प्लेनेट, अभी टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी देर बाद आके वापस टकराएगा, कितनी देर बाद आइए वापस आके टकराएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसको फिर वापस करते हैं, अपने पास सारी चीजें आ चुकी है, कुछ चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, सेंटर यहां कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, ये है। चलिए अब यहां से आपने फेंका था इसको इधर की तरफ, ठीक है। ये डायग्राम वापस ही बना देता हूं मैं, ठीक है, ये रहा। अब देखिए होगा क्या, ये एलिप्स का सेंटर है, ये एलिप्स का सेंटर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर, ये वाला एंगल आपको दिया गया था थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस है आपकी आर कॉस थीटा, ये वाली डिस्टेंस है आर कॉस थीटा, देख लो आर का इधर कंपोनेंट। ये वाली डिस्टेंस कितनी है मुझे बताएंगे, आर साइन थीटा, पक्का, इज क्लियर, ठीक है। और मैंने आपको ये डिस्टेंस बताई दी थी कि भाई जो टोटल डिस्टेंस वो आपकी आने वाली है, तो अब देखो ये हो गया। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, ये रहा, तो एलिप्स के लिए मुझे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस निकालनी है बस, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार आइडिया देता हूं कि कर क्या रहा हूं मैं। तो देखिए मैंने आपको एक टूल बताया था, एरिया स्वेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एरिया स्वेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं एरिया स्वेप्ट निकाल लूं कि इसने एरिया स्वेप्ट कितना किया, ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशन अभी एक बार हटा के पहले आपको फंडा बता देता हूं मैं करना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन हो रही है, स्टार्टिंग मोटो क्या है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये रहा, यहां से थीटा एंगल, मेरा मोटो सिर्फ ये है, मेरा मोटो सिर्फ ये है कि ये वाला एरिया निकल जाए मेरा, ये वाला पूरा एरिया निकल जाए, ये आपका सेंटर है, इसका फोकस है, ये एरिया अगर निकल गया, मैं शेडेड कर देता हूं, ये एरिया मेरा निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ये एरिया मेरा निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, तो ये एरिया कैलकुलेट करना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, पक्की बात 100%। अब ये एरिया अगर आ गया, मान लो इस एरिया को मैं लिख रहा हूं A1 और पूरा एरिया है A, तो मैंने आपको कहा था एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो दिस एरिया डिवाइड बाय A बराबर आ जाएगा, इसमें लगा टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्योंकि टोटल एरिया लिखा है तो टोटल टाइम लिखूंगा मैं। टोटल टाइम आप कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम मैं आपको साफ बता चुका हूं कि टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर A³ बाई GM,
ए क्यूब बाई जी एम होता है। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई जी एम होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया यहाँ से, टी क्या आ गया, या दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, टी मैं लिख ही देता हूँ, कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ए क्यूब बाई जी एम। अब मुझे ए की जरूरत पड़ रही है, अब मुझे यहाँ ए की जरूरत पड़ रही है। ए बहुत आराम से आ जाएगा। मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी, ये मिनिमम डिस्टेंस आई थी मेरी आर माइनस आर कॉसिटा, और मैक्सिमम डिस्टेंस आई थी आर प्लस आर कॉसिटा। तो 2a किसके बराबर आएगा, 2a टोटल डिस्टेंस, 2a आएगी आर माइनस आर कॉसिटा प्लस आर कॉसिटा। तो ऑब्वियसली बात है 2r आ रही है, 2r मतलब a की वैल्यू r आ रही है, a की वैल्यू r आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है, a की वैल्यू r आ रही है, ये क्लियर है पक्का 100%? डन 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 डन। सेमी मेजर एक्सेस जो आ रही है वो ए आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ टाइम तो ही है। एरिया भी निकाल लेता हूं साइड में, एरिया आएगा मेरा पाई ए बी। अब यहां पे मेरे को बी नहीं पता, बी कैसे पता करें बताइए, मुझे बताइए बी कैसे कैलकुलेट करें। एक मिनट, ओके, तो देखिए अब बताइए फिर बी कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। बी के लिए मैंने आपको बताया था इसेंट्रिसिटी बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कितनी है, अच्छा इसेंट्रिसिटी कैसे निकाले, मान लो क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी पूछी हो, सब कुछ पहले ही बात कर लेते हैं। ए की वैल्यू आर है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मैंने बताई थी ए प्लस ए ही होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ए प्लस ए ही होती है, और आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस है आर प्लस आर कॉस थीटा। मेरे हिसाब से क्लियर है ये, आर प्लस आर कॉस थीटा, और ए की वैल्यू भी आर आ चुकी है, तो मैं से लिख सकता हूं आर प्लस आर ई। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहां से आई थिंक कितनी आ गई, कॉस थीटा आ गई, कॉस थीटा क्या सही है, यहां रख दीजिए कॉस थीटा, स्क्वायर स्क्वायर कीजिए तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बी की वैल्यू आ रही है ए साइन थीटा, पक्का, बी की वैल्यू आ रही है ए साइन थीटा। डन डन डन, क्लियर। तो मेरे पास टोटल एरिया है, मेरे पास टोटल एरिया कितना है मुझे बताएंगे, पाई, ए की वैल्यू है आर, बी की वैल्यू है ए साइन थीटा मतलब आर साइन थीटा, ये मेरा एरिया हो गया इस एलिप्स का। डन, टोटल एरिया आ गया, टोटल टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अच्छा वहां भी आर लिख दूंगा, वहां भी आर लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ए और टी आ गए, T1 निकालना है मुझे टाइम, A1 पता करना है। अब देखिए A1 कैसे पता करेंगे, बहुत लल्लू चीज है, सुनिएगा, ये शेडेड एरिया पता करना है। अब पहली बात तो देखिए, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालू तो ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सेंटर कैसे, ये पॉइंट सेंटर कैसे, इलिप्स पता है इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स होता है ऐसा, यहां परपेंडिकुलर खींचो, यहां परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से, इनका ही तो पॉइंट होता है। तो यहां पे वेलोसिटी आप देखिए ऐसी तो फेंकी गई है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल तो क्या बोलूं इसको, हॉरिजॉन्टल कैसे बोलूंगा, मतलब ऐसे फेंकी गई है, एक्स एक्सिस कह लो, ठीक है, एक्स एक्सिस कह लो, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं मैं। डन, क्लियर। तो ये सेंटर है, और वैसे भी आप देखो तो मैंने पहले ही वो चीज लिख दी थी, लेकिन फिर मैंने कहा पूरी बात ही समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो ये है आर कॉस थीटा और ये है आर साइन थीटा। आप चाहते तो सीधे ही ले आता मैं, लेकिन फिर मैं उस समय मैंने कहा रुक जाता हूं, आराम से समझा देता हूं। अच्छा ये आर साइन थीटा, अरे आर सामने आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, ये थीटा खत्म, तो ये सेमी मेजर तो ऐसे भी आ गए, आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत थी ही नहीं, कोई बात नहीं, आ गया। अब इस शेडेड का एरिया बताइए, तो हाफ इलिप्स, इस ये A1 क्या आएगा, A1 क्या आएगा मुझे बताएंगे, एक तो हाफ इलिप्स आएगा, अरे आधा इलिप्स का एरिया, आधा इलिप्स का, और प्लस एक ट्रायंगल बचेगा, ट्रायंगल, यही एक्चुअली टाइम का खेल है। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा मुझे बताएंगे, इसका बेस कितना है मुझे बताइए, प्लस ट्रायंगल, ट्रायंगल इसका बेस हो जाएगा 2r साइन थीटा, तो हाफ 2r साइन थीटा इंटू हाइट है r cos थीटा, ठीक है। तो एरिया 1 निकालने जा रहा हूं, कितना आएगा, पाई, ए की वैल्यू आर, बी की वैल्यू है आर साइन थीटा, तो पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2, प्लस यहां कितना बचा 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, इसमें भी लिख देता। सवाल खत्म हो चुका है,
ये सारा काम बैकग्राउंड में चला है, कैलकुलेशन ऊपर चल रही है। T1 कितना आएगा मुझे बताएंगे? T1 A1 बाय एरिया इंटू टाइम। अब सब कुछ थाली में परोस के तैयार है, बस वैल्यू रखिए। इसमें से कुछ कुछ कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 तो कॉमन है ना, और अंदर क्या बचा मुझे बताएंगे? बाई 2 कॉमन ले लिया है, तो A1 की वैल्यू रख रहा हूं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, तो पाई प्लस 2 कॉस थीटा। सही है, पाई प्लस 2 कॉस थीटा। ट्रायंगल का एरिया आपने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही है, ये सारा सही है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा। टाइम पीरियड है अपना 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, और डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना आया था अपना? पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए आंसर आ चुका है, बस खत्म। टाइम क्या आएगा? ठीक है, मैं जगह यहां उधार ले लेता हूं, यहां कर लेते हैं। यहां क्या आएगा बताइए? T1 बराबर क्या आने वाला है? पाई पाई कट गया, 2 2 कट गया। अच्छा देखिए, काटता जा रहा हूं, आर स्क्वायर साइन थीटा कट गया, पाई 2 और ये सब कट गए, तो अंडर रूट आर क्यूब बाई, और आगे कुछ बच रहा है, ये वाली टर्म पूरी बच रही है, पाई प्लस 2 कॉस थीटा अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। पाई प्लस 2 कॉस थीटा अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। ये टाइम आ गया, जितने टाइम में ये आपका इस पर वापस लौट जाएगा, इस पर वापस लौट जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे आंसर में क्या था, चेक कर लेते हैं। आंसर में आर क्यूब बाई जी एम आ रहा है, आर क्यूब बाई जी एम आ रहा है, पाई आ रहा है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हुए। आंसर फिर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया है ए एंड बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सारा कंप्लीट कर ही दिया। कैलकुलेशन एरर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल है ये, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, मैं साइड में हो जाता हूं। क्वेश्चन पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके। मैं साथ के साथ पढ़ लेता हूं। द स्पेसशिप स्टार्ट्स, ठीक है, एक मिनट। The spaceship starts out in a circular orbit around the sun, very near the Earth, has a goal to moving circular orbit around the sun that is very close to Mars. It will make this transfer in an elliptical orbit as shown in figure in bold in the diagram. अच्छा, वो bold diagram में ये दे रखा है, ठीक है। यहां मतलब यहां पर ये अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है और मुझे मार्स के ऑर्बिट में ले जाना है। ये बोल्ड डायग्राम बता रहा है ट्रांजिशन पीरियड, मतलब मुझे यहां भी सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए, यहां भी सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे अभी ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे आए और यहां आके कुछ वापस करूं ताकि ये सर्कुलर, मतलब आपका पहले ऑर्बिट सर्कुलर है, बाद में ऑर्बिट भी सर्कुलर है। ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है और ये रेडियस ऑफ मार्स के बराबर है, जितना मैंने पढ़ा है। यहां कुछ करें कि यहां से यहां, कलर चेंज कर देता हूं, यहां से यहां ये बंदा आ जाए, यहां कुछ करना है और यहां कुछ करना है। मेरे हिसाब से दो जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, एकदम तो नहीं करेगा ये अपने आप, क्योंकि अगर आपका मोशन एक बार सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहेगा। तो अगर आपको उसे चेंज करना है तो कुछ बूस्ट लगाना पड़ेगा, कुछ थ्रस्ट वस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो इलेप्टिकल हुआ, फिर वो इलेप्टिकल है, इलेप्टिकल से वापस उसे खटाक से क्या कन्वर्ट करना है? सर्कुलर। तो 2 पॉइंट्स पे आपको खेलना है, ठीक है। चलिए, इतना तक मैंने पढ़ा है। दिस अकम्प्लिश्ड बाय इनिशियल वेलोसिटी बूस्ट नियर डेल्वी अर्थ, बिल्कुल मैंने आपको कहा था ये कांड करने ही पड़ेंगे आपको। और फिर सेकंड आपको बूस्ट देना है मार्स के पास, वहां यहां आपको वेलोसिटी अप करनी होगी, यहां वेलोसिटी डाउन करनी होगी। 100% यहां कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। चलिए देखते हैं, एक मिनट, है ना, देखते हैं जो भी मैथ से आएगा। अज्यूम दैट बोथ दिस बूस्ट आर इंस्टेंटेनियस इंपल्सिव एंड इग्नोर मास चेंज इन रॉकेट। अच्छा, रॉकेट का मास चेंज नहीं हुआ, जादू से उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गया, ठीक है भाई, अजम्पशन वाली बात है, ठीक है, मान लेते हैं। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन आइदर, एक मिनट, फिर तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इग्नोर मास चेंज इन रॉकेट एंड ग्रेविट, अच्छा मतलब इस बंदे पे सिर्फ, अच्छा डोंट इग्नोर द सन, ठीक है, इसमें सिर्फ सन का इन्फ्लुएंस लेना, बहुत लल्लू सवाल हो जाएगा फिर तो ये, मतलब जेई के लिए तो अच्छा सवाल है, ठीक है।
मतलब आपको इसे मार्स और अर्थ का इंटरेक्शन इस पे मानना ही नहीं है, तो सन का ही मानना है। तो पहले एक चीज देखिए, सन के अबाउट एक सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट कर रहा है, फिर वापस सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, खत्म क्वेश्चन, बहुत आसान इसे हो जाएगा। अज्यूम दैट द अर्थ एंड मार्स आर बोथ इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, आर ई एंड आर एम। ठीक है, आर ई जो है, आर एम जो है वो आर ई बाई अल्फा है, तो अल्फा एक से छोटा होगा मेरे हिसाब से, अल्फा तो एक से छोटा होगा ना यार, क्योंकि मास रेडियस और मतलब इसके ऑर्बिट की रेडियस तो अर्थ से बड़ी होगी ना, तो अल्फ ठीक है, उन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं। तो आर ई बाई अल्फा, तो मतलब अल्फा एक से छोटा ही रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, या रेडियस ऑफ अर्थ को अल्फा टाइम ऑफ आर एम लिख दूंगा। द ऑर्बिटल स्पीड वी एंड वी एम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, पैराग्राफ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, क्या है सुनिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी बूस्ट डेल वी टू चेंज द ऑर्बिट फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल एक्सप्रेस। तो देखिए मैंने आपको कहा ही था दो जगह कांड करने हैं, वो दोनों कांड ही पूछे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो अब आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं भूल ही गया था कि यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है, पैराग्राफ है ना। पहला यह है कि यहाँ डेल वी कितना, यहाँ कितनी वेलोसिटी चेंज की है और यहाँ वेलोसिटी कितनी चेंज की, दो क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, खत्म बात। क्लियर? तो अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन शुरू कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने एक टूल यूज किया कि इलेप्टिकल ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो होता है वो 4π² AQ/GM होता है। डेरिवेशन में अपने को जाना नहीं है, आपको अभी यूज करना सीधा। ठीक है, यहां मैं एक टूल यूज करूंगा इलेप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का, क्योंकि सारा गेम टोटल एनर्जी का है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है सर्कुलर ऑर्बिट में ये होती है -GMM/2R, और इलेप्टिकल ऑर्बिट में होती है -GMM/2A। ठीक है, क्लियर? क्योंकि मुझे साफ लग रहा है अगर मैं ये यूज करूंगा खटाक से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इलेप्टिकल ऑर्बिट में एपोजी और पेरीजी की जो बीच की डिस्टेंस होती है, जहां वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर होती है, वो होती है 2a। तो एक चीज बताइए, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का 2a तो आपको पता है, आप बोलेंगे सर कैसे, एक चीज बताइए, यहां से ये यहां गया है, ये 2a है, दैट्स ऑल। तो आपको 1 मिनट में खत्म हो जाएगा इस सवाल। आपको टोटल एनर्जी याद रखनी है -GMM/2a, और 2a लिखना है सीधे सीधे यहाँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ टोटल एनर्जी तो आप 1 मिनट में लिख ही दो, ये डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, क्लियर? 100%। उसको बाद में देखते हैं, अभी चलिए 2a क्या आएगी मुझे बताइए, 2a कितनी आएगी, -GMM/2a, तो ये डिस्टेंस पूरी लिख दो, RE + RM, RE + RM। सवाल खत्म हो गया यार मेरे हिसाब से, सवाल मेरे को तो लगता है खत्म हो गया, कुछ है नहीं इस सवाल में अब बोलेंगे सर ये कैसे खत्म हो गया, अगर टोटल एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी आती है, बस खत्म। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चलो बताओ किसी भी मोमेंट पे इस, अच्छा एक बार सर्कुलर को छोड़ के इलिप्टिकल पे आना है, फिर इलिप्टिकल को छोड़ के वापस सर्कुलर पे आना है। टोटल एनर्जी आपको पता है 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी सर्कुलर की लिख चुका हूँ, इसकी लिख चुका हूँ, खत्म का, दैट्स ऑल। एनर्जी लिखिए, दैट्स ऑल, मेरे हिसाब से तो काम खत्म है। ठीक है, इसमें क्या करना है मुझे बताएंगे, इसमें सर्कुलर से मुझे इलिप्टिकल में बदलना है, इलिप्टिकल में बदलना है। ठीक है, तो सर्कुलर की टोटल एनर्जी जो मेरी है वो कितनी है, -GMM। अच्छा, आंसर किस टर्म में है, वीई की टर्म में है, वीई पहले लिख लो, वीई पहले लिख लो, वीई क्या होगा, अच्छा ऑर्बिटल स्पीड तो पता ही है, √GM/r, तो √GM/RE, तो मैं सबको RE के टर्म में ले आऊंगा। ठीक है, मैं VM भी लिख देता हूं, इसमें तो जरूरत नहीं है, चलो अगले पेज पे लिख दूंगा, बाई चांस उसमें जरूरत हुई तो। ठीक है, ये रहा, और एक चीज और डेटा दिया हुआ था, RM बराबर, नहीं RM नहीं, उल्टा डेटा दिया था, RE बराबर अल्फा RM, है ना, शायद ये था। तो एक काम करो, इसमें से RM हटा दो, इसमें से RM हटा देंगे अभी, चलो ठीक है। सर्कुलर की एनर्जी कितनी है, -GMM/2 RE, क्या ये सही है, बराबर, टोटल एनर्जी लिख दी, टोटल एनर्जी में लिख चुका हूं, टोटल एनर्जी लिख चुका हूं मैं, क्लियर? ठीक है, और ये हो गई टोटल, एक मिनट रुकिए, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, सर्कुलर से मुझे कन्वर्ट करना है ना इलेप्टिकल में। ठीक है, इलेप्टिकल की टोटल एनर्जी मुझे पता है
कि अगर उसे इलेप्टिकल पे आ जाना है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर ई प्लस आर एम। ठीक है, ये इलेप्टिकल की टोटल एनर्जी हुई, सॉरी मतलब इसकी टोटल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी मुझे चाहिए। अब मेरे पास इनिशियली है क्या क्या, यहीं पे एक झटका लगा है और इंस्टेंटेनियस झटका लगा है, तो पोजीशन तो चेंज हुई नहीं होगी सैटेलाइट की या स्पेसशिप की जिसकी भी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैं लिख ही सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताएंगे, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहां पर अच्छा मैं दो वेलोसिटीज मान रहा हूं, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था तो वेलोसिटी थी वीई, जैसे ही इलेप्टिकल ऑर्बिट में आया इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और उन्होंने मुझसे v1 माइनस वी ही पूछा है, ये पूछा है, ये क्लियरिटी रखिए। अच्छा सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ दिया उसने, तो मैं सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी नहीं लिख सकता, कुछ झटका लग गया ना, तब वो एनर्जी वो नहीं रही, ये तो पोटेंशियल जी प्लस ये नई काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलके अब इलेप्टिकल ऑर्बिट की एनर्जी हो चुकी है। डन, मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। मेरे को आंसर आर ई के टर्म में चाहिए, तो आर एम हटा दो, आर एम हटा दो, तो माइनस जी एम एम अपॉन यहाँ आर ई और आर ई, तो आर ई आर एम की जगह क्या लिखूंगा, 1+1/α, 1+1/α, दैट्स ऑल क्लियर। चलिए थोड़ा बहुत खेलते हैं, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम काट दिया मैंने, क्या आएगा, v1 यहाँ से मेरा आने वाला है, v1 क्या आएगा, एक तो अंडर रूट ले लूँ 2gm/re, ये रूट के अंदर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इस टर्म को उधर भेजा तो 1 - 1 अपॉन, इसे काम करते हैं उल्टा ही करके लिख देते हैं, अल्फा अपॉन 1+α, अल्फा अपॉन 1+α। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, क्या बन गया ये, अल्फा अगर एल्शियम ले लिया तो ये आ गया अंडर रूट। अच्छा एक काम करो ना, gm/re को क्या लिख सकता हूँ, वी एस्केप सॉरी वी अर्थ ऑर्बिट वाला, वी अंदर क्या बचा मुझे बताइए, रूट में, या इस पूरे रूट को एक साथ ही रख देते हैं, वी रूट जी, इसको मैंने लिख दिया वी, ये आ गया मेरा 1+α, तो 2/1+α आ गया, बड़ा स्मूथ सा, मुझे ये चाहिए बस, वैल्यू आ गई वी, दैट्स ऑल, ये आंसर होना चाहिए, तो आई थिंक सी आंसर आ जाएगा, वी दिस। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन टूल क्या लगाया, अच्छा आप चाहते तो इसमें एनर्जी और एलिप्स की पूरी इक्वेशन लगाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ एलिप्स का अगर क्वेश्चन आया तो आपके पास दो बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं, टाइम और क्या, एक तो टाइम और दूसरा एनर्जी। अच्छा चलो इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछूं, जब मैंने आपको इसका बखान कर ही रहा हूं, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, टाइम टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, इससे इस तक, तो एक चीज बताइए, एरिया स्वेप्ट आधा हो जाएगा, अच्छा हाफ हाफ ऑर्बिट हो गया, हाफ ऑर्बिट हो गया, यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा, टाइम जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट में शब्दों का क्या बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ ऑर्बिट, टाइम ऑफ ऑर्बिट का आधा, यहां से घूम के ऐसे, और देखिए कितना शानदार टूल है, और आप बोलेंगे सर टाइम कैसे निकालेंगे, अरे बता तो दिया, 4π² AQ/GM, आप बोलेंगे सर ए कैसे निकालेंगे, सामने लिखा पड़ा है RE+RM/2 ए, अच्छा 2a की वैल्यू ये रही, लीजिए, मैं तो जो नहीं पूछा वो भी बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा बताइए, अगर वो पूछते तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट नहीं करते, मैंने यहाँ सीधे सीधे आपके लिए टूल लिख दिया है कि भैया कहीं तो टूल लिखा है, और उसी पे मैंने पहला सवाल लिया था, ये मैंने टूल लिख दिया है AQ, तो ये भी ध्यान रखना है, कोई भी इलेप्टिकल हो और आधा टाइम ऑफ लाइट खत्म, फिनिश। चलिए ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन मुझे लग ही रहा है दूसरे क्वेश्चन में कुछ खास होगा नहीं, ये तो हो गया, पहले का सी आंसर आ गया इसका। इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं उसी तरीके से, इसमें अब आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट से आपको किस में जाना है, सर्कुलर ऑर्बिट में जाना है, इस बार इलेप्टिकल से सर्कुलर ऑर्बिट जाना है, तो फाइनल एनर्जी आपकी क्या है, इस बार इलेप्टिकल से सर्कुलर जाना है, ठीक है, इलेप्टिकल से सर्कुलर जाना है, तो फाइनली आपको ये एनर्जी चाहिए इलेप्टिकल। अब देखिए जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों टर्म्स में सेम ही होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताएंगे, -GMM/RM
ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, प्लस अब वेलोसिटी में लिख देता हूं इसकी हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है, हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है, v2 स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखिएगा कुछ चीजें, इसको भी करने से पहले और चीजें समझा देता हूं। यहां वेलोसिटी दो है, v1 है और ve है। यहां वेलोसिटी दो है, ध्यान से सुनिएगा, यहां वेलोसिटी दो है, क्या, ठीक है, मैं आराम से इसको अभी हटा देता हूं। यहां वेलोसिटी दो है, एक तो आपकी v2 है और उसके बाद आपको झटके से इसकी वेलोसिटी कर देनी है vm। vm और ve जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स की वेलोसिटी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो डेल v2 क्या निकालना है? पहले देखो फिजिक्स में आधी समस्या खत्म हो जाती है अगर आपको ये पता हो कि करना क्या है। अब उसको करने का रास्ता ढूंढते हैं, तो पहले मैं वही चीज ढूंढ रहा हूं। पहले इसकी वेलोसिटी v थी, हमने v1 कर दी झटके से, तो इलिप्स पे चला गया, फिर इलिप्स के हिसाब से इसकी वेलोसिटी v2 थी, उस वेलोसिटी को मैंने vm कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है मुझे बताएंगे? फाइनल वेलोसिटी है मेरी vm माइनस v2, ये मेरा डेल v2 है। क्या ये क्लियरिटी है? ये करना है। vm मेरे लिए बहुत आसान है, vm आएगा अंडरवुड gm बाई rm, रेडियस ऑफ ये वाला ऑर्बिट की रेडियस। उन्होंने ve में लिखा हुआ है, ve के टर्म में लिख देते हैं। ve के टर्म में क्या लिखोगे? rm को क्या लिखेंगे? rm को उन्होंने दे रखा है, rm को दे रखा है re बाई अल्फा, ठीक है, तो ये बन गया आपका, इसमें ये शायद, एक मिनट छोड़ दो ना, थोड़ा साइड में लिख देता हूं। ये बन गया आपका gm और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं re बाई अल्फा, ठीक है, तो ये बन गया रूट अल्फा v। आंसर v के टर्म में ही देना है, खत्म बात, फिनिश। v2 निकाल दो तो मेरा काम हो जाएगा, v2 निकाल दो तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? v2 2 मिनट में आ रही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला खेल है, ठीक है। और आप चाहें तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैं आपको इलिप्स में, देखो अगर आपको v2 निकालना है तो दो टूल लगाने हैं। क्या क्या टूल लगाने बताओ? एक तो मोमेंटम लगाएंगे, नहीं एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे। क्यों लगाएं? मैं यही चीज समझाना चाह रहा था पहले, क्यों लगाएं जब मेरे को इलिप्टिकल ऑर्बिट की टोटल एनर्जी पता ही है, तो वहीं से निकाल लूँ ना v2। इलिप्टिकल ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी है मुझे बताएंगे? माइनस gmm बाई 2a था, तो re प्लस rm था, बराबर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो माइनस gmm बाई rm, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो यही होगी, प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये मुझे लगता है बहुत शॉर्ट कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को। टोटल एनर्जी का फार्मूला और टाइम पीरियड का फार्मूला, और टाइम तो मैंने बता ही दिया, t/2 लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट्स ऑल, खत्म सवाल। अब यहाँ से मेरा v2 आ जाएगा, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m गया, ठीक है, क्या आएगा? हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v2 जो आएगा दैट इज 2gm, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2gm, और इसको इधर लेके आया मैं, है ना, तो 1/rm। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ये मैं मानता हूं। और इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं? इसमें एक आरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंसर पूरा आरी के टर्म में ही दिया है, ठीक है, ये रहा, और अंदर वही थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम, आर ई प्लस आर एम इंटू आर एम, क्या आएगा? आर ई आर एम प्लस दिस, तो आर ई बचेगा बस, दैट्स ऑल। ये क्या आया? जीएम बाई आर ई को मैंने लिख दिया वीई, वी, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। अंदर ब्रैकेट में बच रहा है 2 आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस आर एम इंटू आर एम। अब मुझे ना आर ई चाहिए ना आर एम चाहिए, तो अपने पास क्या था? क्या आर ई बराबर अल्फा आर एम था ना? यही तो था यार, ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, यही था ना? हाँ, अल्फा की वैल्यू एक से कम थी, हाँ ठीक है, यही है। तो यहाँ रखूंगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखूंगा तो अल्फा, तो ये आ गया वीई अंडर रूट में 2 अल्फा स्क्वायर, आर ई की जगह आर एम रख रहा हूँ, ऊपर नीचे आर एम कट जाएगा, और नीचे 1 प्लस अल्फा, दैट्स ऑल। तो मुझे v2 मिल गया, और देखिए कितना आसानी से मिला। एलिप्स की टोटल एनर्जी लिख दी मैंने,
उसको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दिया। आप एंगुलर मोमेंटम वगैरह क्यों लगाओ? अब जो उनका आंसर है, देखिए थोड़ा सा गंदगी होगी कभी कभी, ये नहीं, ये लास्ट में ऐसा ब्रैकेट कर देता हूं क्योंकि यार मैं एक पेज और लूं उससे चाहिए यहीं लिख देता हूं। वी एम है मेरा रूट अल्फा वी माइनस, ये है, या मैं वी कॉमन ही ले लेता हूं ना पहले ही, वीई अंदर बचेगा रूट अल्फा माइनस अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। दैट्स ऑल, ये आंसर है, खत्म, दिस इज द आंसर, फिनिश। अब चेक कर लो, आंसर उन्होंने दिया है, उन्होंने रूट अल्फा भी कॉमन ले लिया। तो रूट अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, वीई रूट अल्फा भी कॉमन ले लूं, चलो तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस, वो समथिंग करना चाह रहे हैं 1 माइनस, तो उसमें से भी रूट अल्फा कॉमन लो, तो अपना आ रहा है अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा। अच्छा, मैच क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ओके ओके, ये वाला हो गया, अल्फा को नीचे डिवाइड कर दो यार, ठीक है, एक ही बात है, अल्फा को नीचे डिवाइड कर दो, इज इट क्लियर? ठीक है, अल्फा को नीचे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, दैट्स ऑल, फिनिश, 100% क्लियर, पक्का। तो ये 2 बूस्ट आ गए, कितना टाइम लगेगा मैंने ये भी बता दिया। चलिए आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यही पूछ चुका है। अब मैंने इलिप्टिकल ऑर्बिट करवा दिया, ध्यान दीजिएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करवा चुका हूं, खत्म, फिनिश इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब मैं अगले पोर्शन पे आ रहा हूं, अगला है सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट में वो उल्टे सीधे पंगे लेते हैं, तो वो मैं लूंगा, फिर बाइनरी स्टार सिस्टम पे आऊंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए पहले, अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। ये पंगे ले चुके हैं वो बहुत बार, इस टाइप के पंगे, कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के अबाउट घूम रहा है, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्फेरिकल बॉडीज है ए एंड बी, और मास एम एंड रेडियस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, बोथ स्फेरिकल बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट अलोंग द प्लेनेट ऑफ मास एम, ठीक है, they are kept in contact in such a way that the center of these two bodies and the center of planet M always lies on the same line। मतलब अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, रॉड घुमाई जा सकती है प्लेनेट के अराउंड, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर, समय कम है, नहीं तो क्वेश्चन तो हम बहुत करवा सकते हैं, ठीक है। ये 2 ऑर्बिट्स, ठीक है, और ये इन इन दोनों स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे घूमेगा, मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, डेफिनेटली लगाएंगे, वरना ओमेगा से, अच्छा चलो, ओमेगा का फॉर्मूला पता ही है, ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। भाई जो मर्क्यूरी प्लेनेट है, जो मार्स है, अर्थ है, सबका 1 साल अलग अलग होता है भैया, सन से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी टाइम उतना ज्यादा होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, तो ओमेगा भी डिफरेंट होगा, तो इन दोनों का ओमेगा सेम है, जबकि प्लेनेट से डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, इस टाइप का, जही पहले भी पंगे ले चुके, एक लाइट रॉड से 2 मास कनेक्टेड थे, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है और सबका टाइम पीरियड अगर सेम है, मतलब जितने में ये बी वाला घूम रहा है उतने में ए वाला घूम रहा है, मतलब ये एक दूसरे पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशन की हेल्प से, तो ये पॉसिबल नहीं है, जितना दूर जाओगे उतना टाइम ज्यादा आएगा पूरे ऑर्बिट का, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, डैम श्योर, इज इट क्लियर? हाँ जी, अभी तो लगाएंगे, पक्का क्लियर? हाँ, हो सकता है कि स्पेशल केस निकल जाए जिसमें ऐसा हो जाए कि हाँ भैया ये इंडिपेंडेंटली खेल जाए, तो वो बहुत अलग चीज़ है, अभी तो अपन ये करेंगे, ठीक है, क्या होगा, लेकिन मेरे को लगता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियसली बात है, हाँ अच्छा, इन दोनों में एक और फोर्स है, अच्छा इंडिपेंडेंटली खेल भी सकते हैं, ये दोनों आपस में भी तो फोर्स लगाएंगे, अच्छा इंटरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल थोड़ी है, इन दोनों का अपना ग्रेविटेशन भी तो है, तो ठीक है, हो सकता है कोई केस बन जाए, वो तो मैथ्स बताएगी। सेंटर, also the point of contact of two bodies is at distance r from the center of planet, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैपिटल R डिस्टेंस में, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज assumed to be equal to mean density of planet, ठीक है, assume r नॉट इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, वो तो मुझे लग ही रहा था कि ये बहुत छोटे छोटे दिए होंगे, इनको इग्नोर करना है। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, मेरे सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको करना क्या है, आपको पता है, अब हम सर्कुलर ऑर्बिट पे आए हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट छोड़ दिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 क्वेश्चन ले लिए, अब सर्कुलर ऑर्बिट पे आए हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के भी चांसेस, सर्कुलर ऑर्बिट के ज्यादा चांसेस है, फिर बाइनरी पे भी आएंगे, तो अभी आपको क्या है इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सर्कुलर ऑर्बिट की जो सबसे मेन इक्वेशन है, सर्कुलर ऑर्बिट की जो सबसे मेन इक्वेशन है, कोर इक्वेशन है, वो है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर एम बी स्क्वायर बार या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सबसे मेन चीज है, यहीं से सारी चीजें डिराइव हो जाती है खटाखट खटाखट, तो सर्कुलर ऑर्बिट पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं,
लेकिन आपका ये मेन मोटो ये होना चाहिए, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये इलिप्टिकल में नहीं लगाना है, इलिप्टिकल में आरओसी लगेगी। बच्चे लगाते थे mv स्क्वायर बाय आर, फोकस से डिस्टेंस। अबे आरओसी वो इलिप्स है, सर्कल नहीं है। वहां रेडियस, इलिप्स की रेडियस क्या होती है बताओ? इलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है यार, है ना? तो अब तो सर्कुलर ऑर्बिट का सवाल है, अपन करते हैं। ठीक है, तो वैसे शेप वे बन जाते हैं क्या? आइए, अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो देखो, अब है क्या, जो अंदर वाला प्लैनेट है, अच्छा इनकी मीन रेडियस कितनी थी? मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बड़ा बनाया मैंने। इनकी मीन रेडियस क्या थी? मीन रेडियस ये है, जैसे ये कैपिटल आर थी, और हर स्पेरिकल बॉल, मैं यहाँ एक स्पेरिकल बॉल भी बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी, अच्छा है बहुत छोटी, लेकिन ऐसे बनाना चाह रहा हूँ। ये ऐसे ही है ना बॉल्स, ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस पे घूम रहा होगा मुझे बताएंगे? हमें सेंटर ऑफ मास देखना होगा, क्योंकि अच्छा अगर आपको फोर्स की इक्वेशन लिखनी है तो सेंटर ऑफ मास पे लिखनी, यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी है, ये रहा। तो अब ये है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी मुझे बताएंगे? ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस हो जाएगी आर माइनस आर, और जो आउटर वाले की रेडियस होगी ये आ जाएगी आपकी आर प्लस आर। स्मॉल आर ये नहीं, कैपिटल आर ये है बीच वाली रेडियस। ठीक है, मैं कलर चेंज करके ड्रॉ कर देता हूँ ये वाली रेडियस। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलिए दोनों की इक्वेशन लिख दीजिए। उन्होंने साफ साफ बोला दोनों का ओमेगा सेम है, तो इसका ओमेगा भी यही, इधर भी ओमेगा यही। अब एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी, एफबीडी। ठीक है, तो मैं एफबीडी ऐसे बना रहा हूं, ये मान लीजिए बॉल है, ये बॉल है, और ये प्लेनेट है। ठीक है, ये रहा। इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर माइनस आर, और ये आर प्लस आर, ये वाली मीन डिस्टेंस है कैपिटल आर। डन? ठीक है, चलो अब इस पे अगर फोर्स देखोगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे नीचे वाली बॉल पे? एक तो प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कितना लगेगा मुझे बताएंगे? इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, स्मॉल एम, तो जी एम एम अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एक फोर्स ये लगेगा, प्लस इन दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स इस पे लगेगा ऊपर, कितना लगेगा? जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 2r, तो 4r स्क्वायर, प्लस मैं मान लेता हूं नॉर्मल, तो इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? अंदर की तरफ, इस पे नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ। ये एक एफबीडी बन गया। अब अगर आपने एफबीडी अच्छे से बनाया तो सवाल हो चुका है, क्या होगा मुझे बताएंगे? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। क्या मेरी बात क्लियर है? दो इक्वेशन दे दूंगा, आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, सवाल खत्म है। आइए अब बड़े वाले सॉरी आउटर वाले का एफबीडी बनाओ। आउटर वाले का, आउटर वाले पे क्या होगा मुझे बताएंगे? प्लेनेट का ग्रेविटेशन फोर्स तो अंदर की तरफ ही लगेगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी अंदर की तरफ ही लगेगा, जी एम बाई 4r स्क्वायर। नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां इक्वेशन क्या लिखोगे? जी एम एम अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस नॉर्मल बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस आर। मेरे हिसाब से दो इक्वेशन, दो अननोन आ चुके हैं, बाकी तो अब सिर्फ मैथ्स बची है। चेक कर लो, इस पे प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे अंदर की तरफ ही लग रहा है, इस पे नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इस पर, और इस पर अंदर की तरफ लग रहा है। दैट्स ऑल। अब आप इसे मेरे हिसाब से तो नॉर्मल को उड़ा दो, बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ नॉर्मल उड़ा दो। नॉर्मल कैसे? मैं दोनों को जोड़ देता हूं, तो जी एम एम अपॉन आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस जी एम एम अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों भी कट गए, शायद नॉर्मल भी कट गया, और यहाँ क्या आया मुझे बताएंगे? एम ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लूँ तो इसको जोड़ूंगा तो 2r बच गया, 2r। तो बहुत कुछ हो गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताइए? यहाँ से स्मॉल एम थ्रू आउट काट दूं, ठीक है, क्या आने वाला है? जी कैपिटल एम अपॉन नीचे में लिख देता हूं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, अच्छा कैसे, आर माइनस आर, आर प्लस आर को मल्टीप्लाई कर दूं तो आर आर ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, और ऊपर क्या बचा मुझे बताएंगे, दिस प्लस दिस करना है, दिस प्लस दिस करना है ना, तो आर स्क्वायर प्लस दिस प्लस ही हुआ है ना, ठीक है। हाँ तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, ये आ गया आपका 2r² प्लस 2r² बराबर, और 2 ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से ओमेगा कितनी आ गई, ओमेगा कितनी आ गई, यहाँ थोड़ा सा छोटी सी जगह चाहिए, उतने में कर लेंगे। यहां से ओमेगा कितनी आ गई, आर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका GM, 2 तो कट गया, r² प्लस r² डिवाइड बाई r² माइनस स्मॉल r² का रूट, दैट्स ऑल। ये लगभग लगभग ओमेगा आ चुकी है आपकी, ठीक है, r² प्लस r², r² माइनस दिस, डन। ये है आपकी ओमेगा। अब इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन अगर लगाने को बोल रहे तो अपन अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज 2gm r² प्लस r² अपॉन r माइनस r², ठीक है। नहीं, मेरे को इसमें एक गड़बड़ लग रही है आंसर में, GM r² प्लस r² अपॉन r माइनस r², ये गड़बड़ लग रही है। अपना आ रहा है GM r² प्लस r² डिवाइडेड बाई r² माइनस r² का होल स्क्वायर। चेक कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन एरर, कहीं कैलकुलेशन एरर अगर हो गई हो तो, एक्चुअली 2 कट गया ना, 2 कट गया है, वहां भी तो r और r, तो मेरे हिसाब से यही आंसर हुआ, डन। ठीक है, अब चलिए, अभी तो ये छोड़िए, अभी तो अपने को और काम करने हैं। अभी क्या बोला गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, वैल्यू ऑफ आर विच कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो जाए, तो जब कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया तो उसको 0 रख दीजिएगा, तो वो तो आसान है, ठीक है। तो अब अपना कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लाएं, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लाएं, तो मैं ओमेगा की वैल्यू किसी एक में रख देता हूं, ठीक है। तो एक इक्वेशन में वापस लिख रहा हूं, GMM बाई r माइनस आर का होल स्क्वायर, मेरी बात क्लियर है, प्लस n माइनस GM स्क्वायर बाई 2, नहीं 4r², ठीक है यार, अपॉन 4r² बराबर क्या था, m ओमेगा स्क्वायर r माइनस आर, क्या था कि नहीं था। ओमेगा की वैल्यू रख देता हूं, m r माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जरा यहां से निकालो, GM अपॉन r² प्लस r², GM अपॉन r, ये प्लस ये रहा, डिवाइड बाई r² माइनस r² का होल स्क्वायर। क्लियर है ये आपका कुल मिला के यहां तक काम हो गया। अब नॉर्मल, थोड़ा गंदगी तो लग रही है मुझे, नॉर्मल ऑब्वियसली बात है बहुत गंदा सा आएगा। नॉर्मल के लिए आपको ये सब कुछ काट छाट करना पड़ेगा, GMM तो कॉमन ले लो, अंदर सारी गंदगी लिख दो, तो ये क्या बच रहा है मुझे बताओगे, r² प्लस r² r माइनस आर अपॉन r² माइनस r² का होल स्क्वायर। GM कॉमन नहीं ले पाएंगे, एक और लोचा है, सिर्फ स्मॉल GM ही कॉमन आ पाएगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल m है, प्लस m बाई 4r² माइनस m बाई r माइनस आर का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल आएगा मेरे हिसाब से, ऐसे ही एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं, सॉल्व करना तो बहुत गंदा हो जाएगा। डी ऑप्शन के लिए क्या करोगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के लिए क्या करोगे मुझे बताओ, ऑप्शन डी के लिए आप नॉर्मल को 0 कर दीजिएगा। क्या आएगा मुझे बताइए, ये कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सेप्टेड बाय ए ऑन बी इज दिस, नहीं बहुत गंदा सा ही आ रहा है, GM स्क्वायर बाय 4r², ये तो ठीक लग रहा है, और एक्सप्रेशन वो माइनस में तो नहीं है, GM स्क्वायर बाय 4r², यहां तक तो ठीक है, और ऊपर उन्होंने r माइनस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन सा लिया है, तो अपन इसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि ठीक है, चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जब ऑप्शन भाई जेई में भी तो करना ही है, तो GM, ठीक है, वो ये आंसर चाह रहे हैं m बाई 4r², ठीक है, जो जिस फॉर्मेट में वो आंसर चाह रहे हैं अपन भी उसी फॉर्मेट में ले आते हैं, GMM बाई 4r², ये तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा
प्लस GM, ठीक है। और वहां भी कैपिटल M ही आएगा, सॉरी, यहाँ भी कैपिटल M आएगा, कैपिटल M, ठीक है। R माइनस R, इसमें से भी कैपिटल M कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच रहा है मुझे बताएंगे? अंदर ये वाली टर्म बच रही है, मैं इसमें वही एलशियम ले लूँ, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R माइनस R का होल स्क्वायर। जब इतना तो कैलकुलेशन बनती है यार, इन दोनों में एलशियम ले रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताएंगे? ये कैपिटल M तो हटा ही दिया मैंने, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R माइनस R, और यहाँ एलशियम में क्या बचा? R माइनस R का स्क्वायर बचा है, तो क्यूब हो गया, माइनस ये यहां बचेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो बहुत गंदी जा रही है, ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन बहुत गंदी जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक R माइनस R को कॉमन लेके नीचे से काट दूं ना, एक R माइनस R के होल स्क्वायर को काट ही दूं, इसको कैलकुलेट करने पे फोकस कर रहा हूं, चलो, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर आप खुद ही कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं कर देता हूं, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RR माइनस, यहां में से मैंने क्या कॉमन लिया? R, एक टर्म आई R स्क्वायर, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं? R प्लस R का होल स्क्वायर और R माइनस R का होल स्क्वायर, तो एक टर्म बच गई मेरी। R माइनस R थ्रू आउट कॉमन लिया था मैंने, जो कि नीचे से कट गया, है, सही है। एक मिनट, इतना मैं क्यों कर रहा हूं, सुनिए, लेट्स सी, इसी को मैं क्या लिखूं, इसी को मैं क्या लिखता हूं, वही थोड़ी सी मैथ सी लगा रहा हूं, R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R माइनस R का होल स्क्वायर, डन। R माइनस R का होल स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन ही ले लो ना, तो बढ़िया 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 बढ़िया, तो इंटू R माइनस R माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RR, और नीचे R माइनस R का कट गया, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो मैथ्स ही है, लगानी वही है। अब क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन बचा है, ठीक है। वैसे मैं इतनी मैथ्स मैं बोल देता हूँ बच्चों को कर दो, लेकिन ऑब्वियसली बात है रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, तो मैं खुद कोशिश कर लेता हूँ कि पूरा कर दूँ, ऑप्शन चेक करवा दूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली टर्म लिख रहा हूं, क्या आ रही है? R क्यूब कट गया, माइनस स्मॉल r, ये वाली टर्म भी कट रही है, बहुत बढ़िया, माइनस R स्क्वायर, यही बच रहा है ना, टर्म यही बच रही है बस, ठीक है। तो यहां बच रहा है, ये सीधे सीधे क्या बच गया मुझे बताएंगे? ये भी तो माइनस ही है, यहां भी माइनस ही है शायद, माइनस R, और यहां भी माइनस ही है, तो ये आ गया माइनस कितना? 3, ये कैपिटल R कर भी जाएगा, R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म बच रही है, ठीक है। तो अब इसमें आप पूरी टर्म वो डाल दीजिए, क्या आ रहा है चेक कर लीजिए, 3R स्क्वायर बाय R क्यूब, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या? एक R क्यूब भी तो बचा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक R क्यूब भी बचा हुआ है, ये रहा, सही बात है, तो R कट नहीं पाएगा, सॉरी, माइनस दिस। तो अब पूरी टर्म क्या बची? एक R क्यूब बचा है ना, ये रहा, इस R क्यूब को भूल गए थे, तो फाइनल टर्म क्या बची? क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई आंसर चेक करवा देता हूं, तो फाइनल आंसर अपना क्या आया है मुझे बताएंगे? GM स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर माइनस GMM, ठीक है, डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर 3R स्क्वायर R प्लस R क्यूब, या स्मॉल r कॉमन ले लीजिए, दैट्स ऑल। और उनका आंसर क्या है? उनका आंसर है GM बाई 3R स्क्वायर R, बिल्कुल सही है, प्लस R क्यूब अपॉन R माइनस R क्यूब, बिल्कुल सही है। तो सी आंसर तो टिक है, सी आंसर टिक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, आप इसको जीरो रख दीजिए, इसको जीरो रख दीजिए, थोड़ी सी मैथ मेरे को लग रहा है और गंदी जाएगी, डी ऑप्शन के लिए आप चेक कर लीजिएगा, जस्ट इसको जीरो रख दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म बात, तो वो उससे डी आंसर आ जाएगा।
क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? तो सर्कुलर ऑर्बिट का भी क्वेश्चन हम उठा चुके हैं, सर्कुलर ऑर्बिट का भी क्वेश्चन हो गया, और आपका किसका, इलिप्टिकल ऑर्बिट के भी हो गए। तो अब हम आगे बढ़े हैं फिर, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब निपट गया। A satellite of mass m is in circular orbit around an airless spherical planet of R. Asteroid of equal mass m fall radially toward the planet, starting at zero velocity from large distance. The satellite and the asteroid collide inelastically and stick together, moving in a new orbit such that it just misses the planet surface. The radius of satellite original orbit is, मेरे हिसाब से इलेप्टिकल का है, विथ कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, सवाल लल्लू ही है, ठीक है। जो आपको आप अगेन ट्राई करना चाहें बिल्कुल कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। कोलिजन जो कभी कभी यूज कर लेती है, एक चीज को दूसरे से भिड़ा देती है। तो एक बंदा, एक सैटेलाइट था, एक मास m है, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन, मतलब इसे मैं मॉडरेट ही बोलूंगा, ठीक है। इजी पीजी तो बीच में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। आर रेडियस पर घूम रहा है, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द एयरलेस स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ रेडियस आर। अच्छा, प्लैनेट की रेडियस कैपिटल आर है, प्लैनेट की रेडियस कैपिटल आर है, और सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस स्मॉल आर है। यहां पर ये कितने वेलोसिटी से घूम रहा होगा, आपको बताइए, अंडर रूट GM/R, GM/R इतनी वेलोसिटी से घूम रहा था। एक एस्ट्रॉइड कहीं से घूमता हुआ आया, एक एस्ट्रॉइड है स्मॉल m मास का, उन्होंने बोला है जीरो वेलोसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से मुझे उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। तो जब ये यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं रही होगी v1 कुछ, ठीक है। ये टकरा गया, ये दोनों टकरा गए, तो टकराने के बाद में आपको x और y में मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो x और y में मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे, ठीक है, ये प्लेनेट है, तो इतना लंबा चौड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है, इनका मास दोनों का सेम मास है ना, m और m, तो आसानी है ये। तो फिर अगर मास m 2m होता तो फिर भी सोचता। तो ये बताइए, इसके पास में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम m v0, बाद में हो जाएगा 2m इंटू समथिंग, तो वो सीधे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सीधे सीधे v0/2 आएगी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी v1/2 आएगी, तो आपकी नेट वेलोसिटी इधर आएगी, ये रही, ठीक है, क्लियर, पक्का। और उन्होंने कहा है कि जस्ट मिसेस द अर्थ प्लेनेट सरफेस, मतलब इसकी पेरिजी जो सबसे पास वाली चीज है वो आर होनी चाहिए, खत्म बात। ये कहां करेगा, अच्छा ये एपोजी नहीं है, अच्छा ध्यान रखिएगा, रेडियस के साथ इसकी नेट वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री नहीं है, तो ये एपोजी पेरिजी कुछ नहीं है। अभी तो ये जैसे भी बात करेगा, मुझे पता है कि जहां भी जाके यहां पर सेंटर, ये जहां भी आएगा इसको कहीं ना कहीं ऐसे मिस कर जाएगा, मान लो ऐसे, ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट आएगा, ऐसा, ये सेंटर से ऐसे पास करेगा, सेंटर थोड़ा अच्छा बना देता हूं, ऐसे ऐसे, ये कहीं ना कहीं छुएगा, तो जब ये छुएगा तो वहां वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v, और ये डिस्टेंस है r, मेरे पास एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, एक एनर्जी कंजर्वेशन है, सवाल खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, दैट्स ऑल। तो कोई बहुत बवाल नहीं है, पहले तो ये v1 निकाल लो एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये एस्केप वेलोसिटी वाला टाइप का सवाल हो जाएगा। वैसे तो इस v1 की वैल्यू सीधी है एस्केप वेलोसिटी के बराबर। अब बोलेंगे सर कैसे, चलो निकाल लो यार, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, रेस्ट से छोड़ा है। अरे वीडियो को उल्टा चला लो, यहां से कितनी वेलोसिटी फेंकोगे इनफाइनाइट पे जीरो वेलोसिटी पहुंच जाए, तो वही तो हुआ, बराबर -g/m/r प्लस हाफ m v1²। अब देखिए ये फॉर्मेलिटी थी बस, √2gm/r, ये तो सीधे सीधे एस के वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, ये रहा, ठीक है। तो मेरे को ये वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है, मेरे को नेट वेलोसिटी पता है, खत्म बात, ठीक है। तो एक तो लगाइए मोमेंटम, एक लगाइए एनर्जी, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। एक लगाइए मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए बहुत अच्छी चीज दे रखी है, आपको पता है कि एम वी परपेंडिकुलर चाहिए तो v0, तो m v0/2, अच्छा ये वाली वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, इलिप्टिकल ऑर्बिट था, m v0/2 इंटू ये डिस्टेंस है स्मॉल r बराबर एम वी कैपिटल आर, क्योंकि अर्थ को जस्ट छूते हुए निकला, ये रहा। एक तो ये रहा मेरे पास टूल, mm गया, और आप चाहें तो v0 की वैल्यू भी रख दीजिए, v0 है √gm/r, तो √GM/R इंटू r/2, ये एक इक्वेशन है जो मैंने आपको दे दी फर्स्ट।
सेकंड आप एनर्जी लिख दीजिए, दैट्स ऑल, एनर्जी खत्म। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताइए, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस V1 स्क्वायर बाय 4 बराबर बराबर सॉरी बराबर क्या, अभी तो पोटेंशियल भी लिखनी है, माइनस जी कैपिटल एम मास 2m हो गया मेरा, डिवाइड बाय आर। अच्छा यहां भी 2m लिखना पड़ेगा, मास 2m हो चुका है, ठीक है। बराबर यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां काइनेटिक एनर्जी है हाफ 2m v स्क्वायर माइनस जी एम इंटू 2m बाई स्मॉल कैपिटल आर, दैट्स ऑल। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर है। क्लियर। आंसर जब ये खत्म होगा तो मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, आपके पीपीटी में यहां डाल भी दूंगा आंसर, मैं लिख भी दूंगा, मुझे अभी पता नहीं है कितना आंसर है, ठीक है। क्लियर, मैं सॉल्व करके डाल भी दूंगा, वाई वी वेस्ट टाइम ऑन इट। क्लियर। अब मेरा जो क्वेश्चन है, वैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसके लिए टाइम बचता है क्या। पहले मैं बाइनरी स्टार सिस्टम पे आ रहा हूँ, बाइनरी स्टार सिस्टम पे, ठीक है। तो हमारा केपलर्स लॉ में इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक और क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम उस पर टाइम के हिसाब से पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम, क्योंकि जेई को बहुत पसंद है बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम का क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है क्या, टू स्टार ईच ऑफ मास m सेपरेट बाय डिस्टेंस, बाय अ डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस दी नहीं है, ऑर्बिट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। प्लेनेटॉइड ऑफ मास स्मॉल m, जिसका मास बहुत छोटा है, मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिस्टम परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन, let t be the time period of simple harmonic motion of planetoid for a small displacement, center of mass z axis, and ts be the period of motion for two stars, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए तो एक मिनट, कीजिए अटेम्प्ट। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, आपको याद है जो इलेक्ट्रो वाला एसएम वाला सवाल है, एक तो वो है और एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, खत्म बात। बाइनरी स्टार सिस्टम के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। पहला, बाइनरी स्टार सिस्टम, ठीक है, हल्की सी बात कर लेता हूं। बाइनरी स्टार सिस्टम, तो देखिए बाइनरी स्टार सिस्टम में दो स्टार्स, जैसे मान लीजिए एक ये है M2, एक है M1, ठीक है। ये मान लीजिए ये है इनका सेंटर ऑफ मास, तो M1 भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा और M2 भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। इन दोनों की अगर डिस्टेंस है r, मैं सारी बातें बता देता हूं बाइनरी स्टार सिस्टम की, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ठीक है, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ओके। दोनों की ओमेगा सेम होगी और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा। ओमेगा सेम होने का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओमेगा सेम होगी, ओमेगा सेम, टाइम पीरियड भी सेम, ठीक है। और किसके अबाउट घूमेंगे, रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ मास, अराउंड CM, रिवॉल्व अराउंड CM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगी, R1 आएगी आपकी M2R अपॉन M1 प्लस M2। मैं सारा जितना आपको रिकैप करना है उतना लिख देता हूं कि इतने से आपका जे एडवांस का रिकैप हो जाएगा। ये रहा, ये डिस्टेंस दोनों की ऑर्बिट रेडियस डिफरेंट होगी, ऑर्बिट रेडियस अलग होगी, टाइम पीरियड और ओमेगा सेम होगा। टाइम पीरियड क्या होगा याद रखिएगा, सीधे केपलर्स लॉ लगाना है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, अच्छा आर याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, आर क्यूब अपॉन जी M1 प्लस M2। तो देखिए कितना आसान बन गया ये, ठीक है। और यहां ओमेगा स्क्वायर जी M1 प्लस M2, मतलब टोटल मास लिखना है बस। आप ध्यान से देखिए केपलर लॉ वही है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम की जगह टोटल मास लिखना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में अच्छा इनका याद रखिएगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो जो आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I1 बाई I2, वो आएगा M1 R1 स्क्वायर बाई M2 R2 स्क्वायर। याद रखिएगा वो M2 बाई M1 बन जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक चीज लिखूं तो R1 बाई R2 बराबर M2 बाई M1 होगा। ये जेई कई बार पूछ चुकी है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो याद रखना।
अब बोलेंगे सर क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों प्लेनेट के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे तो वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आएगा सेम, m2/m1 ही आएगा ये भी, तो ये याद रखना है। आप इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो वो भी वही आएगा क्योंकि ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है। अब जेई ये पूछ चुकी है कि प्लेनेट ए और टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ। तो प्लेनेट ए का लिखो I1 ओमेगा, टोटल लिखो I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। अच्छा टोटल लिखना है, टोटल लिखना है। अरे तो टोटल दोनों जोड़ लो यार। अच्छा किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा ये सारे एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट होता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखनी है, दोनों को जोड़ लो। ये जेई पूछ चुकी है, बस आपको याद रखना है I1/I2 का रेशियो m2/m1 आएगा यहीं से। दैट्स ऑल, बाइनरी स्टार सिस्टम में इतना ही, फिनिश। आता कैसे है टाइम पीरियड? तो इसमें भी वही इक्वेशन लगती है क्योंकि दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स पे ही घूम रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट की सबसे काम की चीज जो होती है वो वही है, किसी एक प्लेनेट पर आप नेट फोर्स लिखिए और उसको m ओमेगा स्क्वायर R1 के बराबर कर दीजिए, 2 मिनट में आपका ओमेगा आएगा। एक कुछ नहीं है, अरे m1 R1 तो दिया है ना मैंने यार, R1 दिया है, m2 R फोर्स को लिखोगे क्या, जी m1 m2 बाई R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, तो 2 मिनट में सब आ जाता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में इतना ही है, क्लियर। तो मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ बाइनरी स्टार सिस्टम का। बाइनरी स्टार सिस्टम का क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला है पहला, तो पहला तो देखिए इलेक्ट्रो का सवाल है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला इलेक्ट्रो वाला सवाल है कि 2 प्लेनेट है, 2 चार्जेस होते थे, उनके बीच में एक चार्ज को छोड़ते थे। ये वही सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही है। ये एक्स डिस्टेंस है, उन्होंने डिस्टेंस दी नहीं है, तो मैं ए मान लूँ, ए। इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स का नेट इधर आएगा, एसएम करेगा तो इजी पीजी, ठीक है। क्या आएगा? फोर्स क्या आएगा? अच्छा ये आएगा आपका फोर्स, ये वाला थीटा एंगल, तो नेट फोर्स आएगा 2f cos थीटा, 2f cos थीटा मैं लिख देता हूँ 2f। f कितना आएगा? जी एम एम बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट लिखूंगा इंटू ये कर दूंगा cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पता ही है आपको। और अगर इफ x a से बहुत छोटा है तो ये जो नेट फोर्स आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2gmmx अपॉन ए क्यूब आ जाएगा, है ना, ए क्यूब, ठीक है। तो आपको बताइए एसएम है, तो एसएम है, तो एसएम में मैं एफ को हमेशा लिखता हूँ एफ बराबर के एक्स, इसको के से कंपेयर कर लो, एफ बराबर के एक्स। और टाइम पीरियड एसएम का हमेशा याद रखने का 2π√m/k, के होता है एफ और एक्स के बीच का मसाला अगर एसएम है तो, अरे एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो टाइम पीरियड क्या आया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टीपी किसको बोल रहे हैं, हाँ टीपी बोल रहे हैं इसी को। टीपी क्या आएगा? टीपी आएगा 2π√m, m इसका मास बाई के, इस पूरे को लिख दो 2gmm/a³। क्या आएगा मुझे बताओ? ये आ गया 2πa³/2gm। क्या मेरी बात क्लियर है? डन 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 डन, खत्म, आसान। ये इलेक्ट्रो का सवाल हो गया। अब बाइनरी स्टार सिस्टम से टाइम पीरियड लिखना है, तो बाइनरी सिस्टम का टाइम पीरियड मैं बता चुका हूँ 4π² अच्छा मैंने ये डिस्टेंस a मान ली थी, तो आपको दोनों प्लेनेट के बीच की टोटल डिस्टेंस लिखनी है, तो 2a का क्यूब डिवाइड बाय g टोटल मास m+m, खत्म बात, दैट्स ऑल। तो यहां से ts आ जाएगा, टीपी मेरा आ चुका है, ts कितना आएगा, ts यहां लिख देता हूं, रूट ले लो, तो 2π एज इट इज अंडर रूट में 8a³/2gm, खत्म। यहां भी 2gm है, a³ है, मेरा सवाल खत्म हो गया। टीपी बाई टीएस निकालना है, टीएस बाई टीपी निकालना है, टीपी बाई टीएस निकालना है, टीपी बाई टीएस। तो टीपी बाई टीएस करो, डिवाइड करो यार, टीपी बाई टीएस, तो 1/√8 बच रहा है, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। क्या बात क्लियर है मेरी? 100%, डन 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 डन।
क्लियर? पक्का? चलो अगला सवाल पढ़िए, ये भी बाइनरी पर ही है, ये भी बाइनरी पर ही है। पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। A hemispherical shell of mass 2m and radius 6r and a point mass m are performed circular motion due to their mutual gravitation interaction. Their position are as shown in figure at any instant of time during motion. ठीक है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, एग्जामिनर ने गारंटी ली है। R1 and R2 are the radii of circular path of hemispherical shell and point mass respectively, and omega 1 and omega 2 are the angular speed of hemispherical shell and point mass respectively. तो ओमेगा तो सेम होगी अगर ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। यहाँ हुआ क्या है, लेकिन कांड हुआ है, यहाँ कांड हुआ है, ऐसा नहीं है कि कांड नहीं हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। चलिए तो करें। अब सुनिए है क्या, यहाँ आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। जे एडवांस हमेशा बेसिक से ही खेलती है, तो आपको बेसिक पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ठीक है, होगा क्या, हाँ आपको एक चीज पता है कि दोनों के सर्कुलर मोशन की गारंटी आपने ली है। तो ये एक स्पेरिकल कैप है ऐसे, यहाँ पर एक मास है, ये दोनों सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे अलग अलग रेडियस पे। अच्छा घूमेंगे सर्कुलर पाथ पे, ये उन्होंने बोल दिया, मतलब ये शेल भी ऐसे घूम रहा होगा। अच्छा ऐसे 3D में नहीं, मेरा हाथ ऐसे है तो इसलिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। मतलब आप ऐसे कह लीजिए शेल ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, और ये पॉइंट मास भी ऐसे ही घूम रहा होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं और किसके अबाउट घूमेंगे, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम चाहिए मुझे। ठीक है, पहले तो मुझे चाहिए बोथ रिवॉल्व, ध्यान रखिएगा, बोथ रिवॉल्व, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बोथ रिवॉल्व विथ सेम ओमेगा एंड टी विथ रिस्पेक्ट टू सीएम ऑफ सिस्टम। पहली चीज ये है, देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन अब बेसिक से उठेगा क्योंकि कुछ तो बवाल हुआ है इसमें। ठीक है, बोथ रिवॉल्व विथ सेम ओमेगा एंड टी विथ रिस्पेक्ट टू सीएम ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अब हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, हेमिस्फेरिकल शेल का मास है 2m, इसका मास है 2m और रेडियस है 6r। तो ये रेडियस 6r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा मुझे बताएंगे, यहाँ से 3r डिस्टेंस पर, यहाँ से 3r डिस्टेंस पर। ये सेंटर ऑफ मास है किसका, अपने हेमिस्फेरिकल शेल का, C1 बोल देता हूँ। अपना प्लेनेट भैया यहाँ है m मास वाला, सॉरी पार्टिकल भैया यहाँ है m मास वाला। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मेरे हिसाब से यहाँ आ जाएगा C। कितना आएगा, ये 2m है ना, तो डिस्टेंस आएगी 2m और इस रेशियो में। ठीक है, तो हो गया, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से डिस्टेंस आएगी r और यहाँ से आएगी 2r। अच्छा डिस्टेंस तो खुद निकाल लोगे। अब बोलेंगे सर डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, अच्छा चलो 2m से डिस्टेंस लिखो, तो r1 बराबर इसका मास अपॉन टोटल मास इनटू दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी। अच्छा ये इसका पूरा मास यहाँ मान रहा हूँ C1 को। मैं पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, ग्रेविटेशन तो सवाल ही चालू नहीं किया, पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालू सिस्टम का। तो पूरे स्पेयर का तो सेंटर, होलो स्पेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, आधे पे। तो ये आ गया 3r, ये पार्टिकल है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ। तो आप चाहे तो ये कर लीजिए, मेरा तो सीधा आ रहा है r, तो इससे r डिस्टेंस पर है और इससे 3r डिस्टेंस पर है। तो अब होगा क्या, सुनिए, अब एक्चुअली क्या होगा, ये पूरा शेल घूमेगा, पूरा शेल ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, और ये पार्टिकल भी ऐसे घूमेगा। मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊं तो ये ऐसे है, ये स्पेरिकल शेल का, अच्छा जो उसका सेंटर ऑफ मास जैसे घूमेगा वैसे ये घूमेगा। ये सेंटर है, ये r डिस्टेंस और ये 2r डिस्टेंस। ठीक है, ये 2m है और ये m है। ठीक है, अब ये ऐसे घूमेंगे इसके सेंटर के अबाउट, ये ऐसे घूमेगा और ये भैया जी ऐसे घूमेंगे, दैट्स ऑल, खत्म। ये रहा, फिनिश, फिनिश, सवाल खत्म। तो अब ये बन गया। तो क्या किया, बाइनरी स्टार सिस्टम में पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड बाइनरी स्टार सिस्टम करवा दिया, उसमें सारे पंगे करवा दिए। अब दूसरे वाले में मैंने ऑब्जेक्ट बदल दिया। तो आप बोलेंगे सर अब तो आसानी है ना, अब तो क्या करना है मुझे बताइए, अब क्या करना है मुझे बताइए। अच्छा इसकी ओमेगा और इसकी ओमेगा सेम होगी। आप बोलेंगे सर अब वो सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन लिख दो, बिल्कुल सही बात है, इसकी लिख रहा हूं, m ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी रेडियस है 2r बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का। इज इट क्लियर, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो लिखेंगे gm इंटू 2m बाई 3r का होल स्क्वायर, और यहां कांड हो जाएगा, इसीलिए सवाल लिया है। देखिए स्पेयर के बाहर
स्पेयर का सारा मास आप सेंटर में मान सकते हैं, सन और अर्थ के बीच का इंटरेक्शन। वैसे तो सन का अर्थ के हर पॉइंट के साथ इंटरेक्शन अलग-अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स GMM/r² होता है, लेकिन वो स्पेयर इतनी प्यारी ब्यूटीफुल शेप है कि आप सन और अर्थ का इंटरेक्शन लेने के लिए दोनों का मास सेंटर में मान सकते हैं। इवन फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इवन फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है। फोर्स mg नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आप सीधे सेंटर ऑफ मास थोड़ी ला सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। स्पेयर के लिए वैलिड है। तो ये कांड नहीं करना है। GM 2m, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ एक रॉड दे देता, मैंने क्वेश्चन इसलिए घुमाया। स्पेयर में क्या होता है, बच्चा कहता है कि अरे फोर्स पूरा मास सेंटर पे मान लिया, सेंटर पे स्पेयर स्पेयर का खेल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन को लेने का पर्पस यही था कि अगर ऑब्जेक्ट आया किसी दिन जेई ने, कुछ 2 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, तो आपको लिखना पड़ जाएगा कि एक रॉड और एक पार्टिकल घूम रहा है। तो आपको बाकायदा फोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके लिए मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ। एक पेज ले लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब अगर मैं फोर्स निकालूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है। और अगर कोई चीज़ 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो आप उसको पूरा का पूरा सेंटर मास पे अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेप। उसमें लगता है ये सब। ठीक है? तो अभी क्या होगा, आपने अगर इलेक्ट्रो पढ़ रखा हो, तो यहाँ अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? या इस पर चार्ज Q है, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशन के फॉर्मूले नहीं याद, इसका याद है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता है दैट इज सिग्मा/4ε0। और इसको Q में अगर कन्वर्ट करूँ, Q में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मुझे ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करना है, पहले इलेक्ट्रो का ले रहा हूँ। तो मुझे पता है Q बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू 2πr²। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिग्मा की वैल्यू रख रहा हूँ, Q अपॉन 4πr² इंटू 2 कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ऐसे कर देता हूँ, 2r² को इधर रख देता हूँ और 4πε0 को इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, kq/2r²। मेरे को याद तो यही था, जनरली ये याद रहता है kq/2r²। क्लियर? ये है आपका होल स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड कितना हो जाएगा, g की वैल्यू, ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा Gm। इसका मास कितना था, 2m। तो q की जगह मैं मास लिख दूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रो के फॉर्मूले मतलब ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करते हैं, 2m/2 इंटू 6r का होल स्क्वायर। अच्छा, 6r क्यों? अच्छा, याद रखिएगा इसकी रेडियस 6r है। अरे ये तो इलेक्ट्रो का फॉर्मूला पहले मैंने याद किया, ये तो r रेडियस के टर्म में लिखा है, r के टर्म में लिखा है। अब इसकी ओरिजिनल रेडियस है कितनी, चलो इसे r1 कर देता हूँ यार, r1। अब ठीक है, अब ठीक है, रेडियस तो 6r है ना, तो ये कितना आया मुझे बताएंगे, Gm/36r²। मुझे फोर्स चाहिए। अब फोर्स की इक्वेशन लिख दूंगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स की इक्वेशन मेरी होगी m इंटू जी। अच्छा, m इंटू जी, अच्छा जैसे F बराबर Q होता है, वैसे ही फोर्स यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल है ना, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल mg, है ना? तो लिख दीजिए क्या आएगा, Gm/36r²। बराबर अब आप लिखिए m⍵², और इसकी रेडियस अपन ने निकाली कितनी आई थी, 2r। याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं लगाना है, मेरा पर्पस यही था। पहली बात तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से उठाया है। उसके बाद अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो याद रखिएगा कि भैया, क्लियर, कि आपको ये फोर्स नहीं लिख सकते हम, ये स्पेयर स्पेयर इंटरेक्शन है। 1/r² वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास में नहीं लगता सीधे, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर शेप के लिए। ठीक है, तो आपको F बराबर QE वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो m⍵² इंटू 2r, तो यहां से ओमेगा आएगा, कितना आएगा मुझे बताएंगे, Gm/76r³ का रूट। और मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है। ठीक है, ये रहा। अब अच्छा, इसे MCQ बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक पर्पस है। आप बोलेंगे सर मैच द कॉलम नहीं करवाया, पैराग्राफ नहीं करवाया, SCQ नहीं करवाया, या SCQ कराया, MCQ नहीं कराया। मैंने क्वेश्चन की आत्मा कराई है, अब उसको कोई भी शरीर दे दो। आत्मा करा चुका हूं, अब कोई भी शरीर दे दो भैया, हाथी का शरीर दे दो, शेर का दे दो, जिराफ का दे दो, इंसान का दे दो। ठीक है, वो आपकी इच्छा पर है, आत्मा वही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे MCQ बनाता तो क्या बनाता था, जैसे जेई ने MCQ बनाया तो एक पूछा था टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, डिफरेंट होगा, इसका ज़्यादा होगा, उसका कम होगा। तो ओमेगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोनों की सेम होगी। मान लो इसे MCQ बनाता तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू कहीं सेम दे देता। ठीक है, तो
और भी ऑप्शन बनाने को और बना सकता था, प्लस मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछ सकता था, वो सारा हो गया, प्लस फोर्स पूछ सकता था और भी बहुत सारी चीजें। तो पूरा के पूरा क्वेश्चन ही एक साथ कंप्लीट हुआ है। क्या ये मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? डन डन डन, एक बार देख लो, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई? नहीं, चलो तो मेरे हिसाब से ठीक है। चलिए, तो बाकी जो भी है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो देख लीजिएगा। डन, ठीक है, चलो आगे। अच्छा, ये तो बता ही चुका हूँ। आगे अब देखिए, अब मैंने ब्लैंक पीपीटी इसलिए रखी थी कि अभी मैं प्लेनेट की बात कर लेता हूँ। मैंने बाइनरी बता दिया, सैटेलाइट मोशन बता दिया, आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स में एक्सटेंडर ऑब्जेक्ट बता दिया, मैंने आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट और केपलर लॉस की सारे फ्रूटफुलनेस बता दी। तो ये तो एक मोटा मोटा सब कुछ हो गया। अब एक प्लेनेट का काम बचा है। तो प्लेनेट में इतना याद रखिएगा, वेरिएबल डेंसिटी अगर आए, ठीक है, तो मैं उसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे ये एक प्लेनेट है कैपिटल आर रेडियस का, और इसका मास सॉरी कैपिटल आर रेडियस का, इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस पे, अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे डेंसिटी वेरिएबल है, रो इज इक्वल टू लेट्स से रो नॉट आर स्क्वायर। तो आपको कुछ कुछ चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना आना चाहिए, और इसके अलावा प्रेशर वगैरह ये सब कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। इसका मास निकालना आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सबको बेसिक आता होगा। एक हल्का सा रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कैविटी कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, वो तो जेईई मेंस में भी आप कवर कर चुके होंगे कि कोई कैविटी काटी जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा। वैसे इलेक्ट्रो से बहुत कुछ कॉपी पेस्ट हो जाता है। मेरा मेन यही है कि अगर डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी वाले प्लेनेट आते हैं, ठीक है, जेई को पसंद है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ, जो जेई की पसंद पसंद चीज है। तो आपको पता है कि इसमें इसमें आपको करना क्या है। अच्छा, इसमें आपका एलिमेंट क्या है, मेरे हिसाब से सबको पता ही है। एलिमेंट जो होगा वो अपना एक शेल एलिमेंट होगा, शेल एलिमेंट होगा जिसकी रेडियस है एक्स और थिकनेस है डी एक्स। इसकी रेडियस है एक्स और थिकनेस है डी एक्स, ठीक है। ये शेल एलिमेंट है। तो फटाक से मैं इसे एक हल्का सा रिकैप करवा रहा हूँ। शेल एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं वेरिएबल डेंसिटी के। अब इसमें पूछ कुछ भी लें, वो प्रेशर पूछ लें, जी पूछ लें, कुछ और करवा दें, ठीक है। तो ये एक हल्का सा मेरा बनता है कि प्लेनेट में ये चीज़ ज़्यादा काम की है। शेल एलिमेंट, आपको पता है इसका मास कितना होगा, डीएम। डीएम हो जाएगा आपका रो डेंसिटी इंटू इसका एलिमेंट का वॉल्यूम है 4πx² dx। डीएम रो की वैल्यू रख दीजिए रो नॉट एक्स स्क्वायर। देखिए, ये मेरी एक आदत है जो मैं हमेशा करता हूँ, वो आपको डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी हमेशा स्मॉल आर के टर्म में देंगे, आप हमेशा एक्स में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल आर को दो काम दे देते हैं, जेई वाले भी, एचसीवीजी भी, रोडोजी सब, वो स्मॉल आर को दो काम देते हैं, और आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा स्मॉल आर कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। ये गलती होती है वेरिएबल डेंसिटी वालों में। एक वो देते हैं पॉइंट की डिस्टेंस, वो भी स्मॉल आर, और शेल की रेडियस भी स्मॉल आर। पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, अब ये तो फिक्स है इन सारे एलिमेंट्स के लिए, और इसकी रेडियस भी स्मॉल आर, इसकी डिस्टेंस भी स्मॉल आर। आपको एक एक स्मॉल आर कांस्टेंट है और एक स्मॉल आर वेरिएबल है, तो बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि शेल एलिमेंट की रेडियस एक्स ही लो, ठीक है, ताकि अरे वेरिएबल की कमी थोड़ी है फिजिक्स में, ठीक है। टोटल मास निकालना है, तो टोटल मास आ जाएगा, आप इसे इंटीग्रेट मार दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे, 4π ρ0, फंक्शन कोई भी हो, फंक्शन कोई भी हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है, 0 to r, दैट्स ऑल। तो ये आ जाएगा आपका 4π ρ0 r⁵ डिवाइडेड बाई 5। अगर ये होलो वोलो होता, अगर ये होलो होता, तो जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना कि इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस 2r है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट बदल देना, एलिमेंट तो वही होता है। ये टोटल मास आ गया। आउटसाइड, आउटसाइड तो आपको पता है ग्रेविटेशन फील्ड अभी भी वही होगा, gm/r²। अच्छा, यहाँ r हमेशा पॉइंट की डिस्टेंस होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ इस स्मॉल r को x लिख दिया करो। आउटसाइड मतलब प्लेनेट से स्मॉल r डिस्टेंस पे टोटल मास ही मैटर करेगा, ये तो आप इलेक्ट्रो में भी जानते हो। डन। हाँ, अंदर, इनसाइड, इनसाइड, तो इनसाइड के लिए मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इनसाइड के लिए पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर है, तो जितने अंदर वाले शेल है इनके कारण ग्रेविटेशन फील्ड होगा। अच्छा, ये सबको पता है शेल के अंदर, शेल की बात करूं तो शेल होता है, शेल के अंदर g0 होता है और बाहर होता है gm/r², दैट्स ऑल, बस यही होता है। तो ये जितने भी शेल एलिमेंट है, जब तक स्मॉल आर रेडियस नहीं होती तब तक इनके लिए जी होगा।
तो यहां जी अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन डी जी, और डी जी लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका सिर्फ इस शेल के कारण। अच्छा, शेल के कारण फॉर्मूला होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी डी एम बाय आर स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इसका नहीं आता, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और वो काट भी देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर नाम की चीज भी तो होती है। बाहर आके याद आता है, अरे यार यहाँ भी स्मॉल आर था, यहाँ भी नीचे वाला स्मॉल आर था और काट दिया। अच्छा, लिमिट जीरो से स्मॉल आर ही होगी, क्योंकि स्मॉल आर के बाद जितने शैल एलिमेंट्स होंगे उनके लिए पॉइंट अंदर आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट फिक्स्ड है, तो आप स्मॉल जी निकाल लीजिए। स्मॉल जी आ जाएगा 4 पाई रो नॉट जी बाय आर स्क्वायर बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आर की पावर 5/5। दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। ये आ गया स्मॉल जी। क्लियर? पक्का? कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? एक्चुअली ये बड़ा बहुत चक्कर रहता है, जो बच्चा सामने होता है तो फिर बताता चल जाता है। डन। ये आ गया स्मॉल जी। एक आता है ग्रेविटेशनल प्रेशर, ठीक है। तो शेल एलिमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेल छोटा सा लिख देता हूँ, आपके नोट्स में जिंदा रखूंगा। अंदर जी जीरो और बाहर जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ ग्रेविटेशन प्रेशर सॉल्व कर देता हूँ, अगले पेज पे क्यों ही जाए, ठीक है। तो है क्या ग्रेविटेशनल प्रेशर? ग्रेविटेशनल प्रेशर जेई को अब धीरे धीरे पसंद आने लगा है, वो फ्लूइड में भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो आपको सीधा से याद रखना है कि जो भी एक शेल एलिमेंट लिया है उसके अंदर से प्रेशर, बाहर से प्रेशर, मतलब ये ऐसे होता है, ये अंदर से प्रेशर मैंने लिखा पी, हर जगह से प्रेशर लग रहा है पी, ठीक है, और बाहर से लग रहा है पी प्लस डीपी। वैसे बाहर कम होगा, लेकिन आपको मैथ्स को तो ऐसे ही लिखवाना है। इसकी रेडियस है एक्स और बाहर वाली रेडियस है डी एक्स, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर लग रहा होगा, तो इसको हम लिखते हैं पी प्लस डी पी, अंदर की तरफ फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल प्रेशर। तो बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, पी इंटू एरिया, बराबर अंदर की तरफ लग रहा है पी प्लस डी पी इंटू एरिया प्लस डीएम इंटू जी, डीएम इंटू जी। अच्छा, एम जी लिखा है, एम जी, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है डीपी इंटू एरिया बराबर डीएम इंटू जी, ठीक है। और डीपी को लिखोगे, डीपी एज इट इज लिख दो, एरिया क्या लिखोगे मुझे बताएंगे, इसका 4π(x²), और जब डीएम लिखते हो तो वो होता है रो इंटू 4π(x²) dx इंटू जी। 4π(x²) कट जाता है, तो डीपी जो आएगा वो आप चाहें तो सीधा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये वैसे फॉर्मूला फ्लूइड वाला है, तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, रो जी डी एक्स। अरे रो जी एच फ्लूइड वाला फॉर्मूला हो गया, रो जी एच। ध्यान से देखिए डीपी। अच्छा, ये माइनस आएगा, ऑब्वियसली बात है, एक माइनस खा गए हम, एक माइनस आएगा, बस दैट्स ऑल। तो ये कितना आसान सा फॉर्मूला है, मैं कह रहा हूँ आप इतनी बकवास से जाए, अगर ग्रेविटेशन प्रेशर आए तो सीधे याद रख लो डीपी इज इक्वल टू रो जी एच। अरे जी वेरिएबल है तो डी एक्स लिया, खत्म। हाँ, अब इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये याद रखिएगा क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। डीपी याद रखिएगा, प्रेशर सरफेस पे जीरो होता है, आपको सेंटर पे नहीं पता, सरफेस पे तो जीरो होगा। अच्छा, इस पर किसी चीज का भार थोड़ी है सरफेस पर, जैसे जैसे अंदर जाओगे और प्लेनेट का एमजी प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा। तो लिमिट याद रखिएगा, जीरो से पी लिख रहा हूं लेकिन सरफेस से, डीपी बराबर माइनस रो की वैल्यू रख दो, तो रो नॉट x², जी मेरा आ चुका है 4π रो नॉट जी बाई स्मॉल, अच्छा सॉरी यहां कुछ काट छाट होनी थी, 4π रो नॉट जी r³ बाई 5, है ना, ये कट जाना था तो वही लिख दूं x³/5। अच्छा, ये एलिमेंट r रेडियस का लिया, x रेडियस का लिया, जितना का भी आप ले लो dx। लिमिट याद रखिएगा, कैपिटल R से स्मॉल r आएगी, क्योंकि सरफेस पर जीरो है तो अपने आप माइनस हट जाएगा। तो ये आ गया। स्टैंडर्ड जो होता है उसमें जी को लिख सकते हो, स्टैंडर्ड वाला तो याद होगा ना, स्टैंडर्ड अगर ये रो कांस्टेंट होता है तो GmR/r³ होता है अंदर, तो मतलब वो रख सकते थे, तो स्टैंडर्ड प्रेशर का फॉर्मूला भी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, हाँ बिल्कुल यही था बस। हाँ ठीक है, ये पेपर, ये स्लाइड तो मैंने इसलिए छोड़ी थी। तो थैंक यू। ग्रेविटेशन का मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट, जितना समय मुझे बोला गया था लगभग 1 hour 30 minute 1 hour 45 minute में मैंने ग्रेविटेशन के सारे पॉइंट्स को
कवर करने की कोशिश किए क्वेश्चंस के थ्रू, चाहे वो सर्कुलर ऑर्बिट हो, चाहे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, चाहे वो केपलर्स लॉ हो। इलिप्टिकल ऑर्बिट के भी सारे पंगे, सर्कुलर ऑर्बिट के भी सारे पंगे। बाइनरी स्टार सिस्टम जेई को पसंद है, प्लस प्लेनेट विद वेरिएबल डेंसिटी। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, इसी तरह मेहनत करते रहिए और जितने भी सवाल बनते जा रहे हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितने भी सवाल बनते जा रहे हैं आपको डिप्रेस नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ 30-40-30 का रेशियो जरूर याद रखिए। आपसे लास्ट 30 वाले नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। आप 70, क्योंकि सबसे जंग जीतने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और परफेक्शन इज ए मिथ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे 10 में से 10 क्वेश्चन आप सोचिए जेई टॉपर के भी नहीं बनते, जेई टॉपर के भी नहीं बनते, बनने भी नहीं देते। हर बॉल पे छक्का नहीं लगा सकते, कुछ बॉल्स को डिफेंड करना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप अपने जेई के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब उसे जेएम स्टाइल से ना करें। जेई मीन्स परफेक्शन, नियरली परफेक्शन का एग्जाम हो सकता है फिजिक्स में। फिजिक्स में आते भी हैं, 100 में से 100 आते हैं। बहुत लल्लू पेपर आता है जेई मेंस का, बहुत ही लल्लू, मतलब आप कह लो बोर्ड से लल्लू है यार, है ना। एडवांस का अच्छा है, तो एडवांस में कई सवाल ऐसे आएंगे जो बहुत ही औसम क्वेश्चंस हो सकते हैं। हर मैच में विराट कोहली भी शतक नहीं लगा सकता। तो आप भी अपने आप को परफेक्ट मानना बंद करें। जितना कर रहे हैं, जो भी बच्चे कर रहे हैं वो करते चलें। आपका 30 बहुत स्ट्रांग है, 40 को और स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। 30-40 दोनों स्ट्रांग है, 30 को स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चंस टीचर्स के पास होते हैं जो फंसा सकते हैं। मैं नहीं आपको ग्रेविटेशन में आपको 10 लेक्चर पढ़ा दूं। मेरे पास, मेरे तर्कश में बहुत तीर है और ये टेस्टेड एंड ट्रायल है। बहुत सारे अच्छे बच्चों पे चला के देख चुके हैं, हम फंसा देते हैं उन्हें। और कई बार तो कॉन्फिडेंस से गलत आंसर निकलाते हैं। तर्कश में बहुत तीर होता है, तो वो तो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, उनके तर्कश में भी बहुत तीर होंगे यार। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल।